हेलो एंड नमस्कार। मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए किया जाए इस सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग की PYQ सीरीज़। तो बेसिकली आज हम सबसे पहले इस सीरीज़ में 2024 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आ जाइए इस सेशन में, है ना। तो आप सभी को 2024 का अभी तक आपने जो भी बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं उन्होंने एक बार पेपर तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आज देख लेंगे, है ना। बिल्कुल, आप लोग तैयार हैं? चलिए तो बात करते हैं बच्चे। आप देख पा रहे होंगे कि सर ये पेपर में हमको एक पैसेज सा दिख रहा है। तो हमने पहले भी बात कर रखी है कि लॉजिकल रीजनिंग या आपका जो भी पूरा क्लैट का पेपर है वो पैसेज फॉर्म में ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे पैसेज, बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा पैसेज मिल रहा है सर। तो आरसी जैसा ही एक पैसेज यहाँ पर अभी आपको मिलेगा। बस उसमें क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे आरसी में इंग्लिश में क्या होता है कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम या फिर थोड़ी बहुत वोकैब्स और थोड़ी बहुत हो सकता है कि सिमिली, मेटाफर ऐसे करके चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लैंग्वेज की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आरसी रहेगा वैसा ही, एडिटोरियल पेज जैसे आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर में ना, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो उसी का जो एडिटोरियल पेज होता है कभी पढ़ा कीजिए उसको। वैसे कभी नहीं, अब आपको पढ़ना ही होगा अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो, है ना। तो उसमें देखेंगे आपको कि पैसेज होता है, तो वैसा ही पैसेज यहाँ पे भी मिलेगा आपको। अब उस पैसेज को आपको पढ़ना है और समझना है कि क्या कन्वे कर रहा है वो पैसेज, मतलब वो पैसेज आपसे क्या कहना चाहता है उसको पहले समझना है। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे अभी तक के जो पैटर्न में मिला है वो, है ना। उसके बाद तो बेसिकली आप सोचेंगे सर कि ये लॉजिकल रीजनिंग की क्लास है, इसमें तो आरसी हमको पढ़ना है। तो हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में आपको बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग पढ़नी है। क्रिटिकल रीजनिंग समझते हो क्या होता है? क्रिटिकल रीजनिंग में बच्चे एक छोटा सा पार्ट है रीजनिंग का वो भी, और क्रिटिकल रीजनिंग वही छोटा सा पार्ट आपको भी पढ़ना है। तो क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं एक बार समझते हैं। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग में आपके पास, जब आपने रीजनिंग कभी पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी होगी तो अभी जान लेंगे हम लोग। अभी क्लासेस में भी हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी आज तो PYQ का डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं सर। क्रिटिकल रीजनिंग में क्या होता है, हमें कुछ स्टेटमेंट, जैसे मैं आपको कोई स्टेटमेंट दे दूँ और उस स्टेटमेंट को देने के बाद मैं आपसे कहूँ कि अब आप इसमें सोचिए कि ये स्टेटमेंट आपसे क्या कहना चाहता है ना। जैसे मैंने कहा कि आपको, यही मैंने कह दिया कि ये लो, मैं आपको एक पानी का बॉटल दे रहा हूँ। तो ये पानी का बॉटल मैं दूंगा, अगर मान लो मैंने किसी को दिया तो आप क्या सोचोगे कि ज़रूर मैं अगर पानी का बॉटल किसी को दे रहा हूँ तो मैं उसको पानी पीने के लिए ऑफर कर रहा हूँ, ऐसा आपके मन में आएगा। बिहाइंड द माइंड आपके ऐसा चलेगा ना भाई। लेकिन मैं आपको बताया थोड़ी ना कि मैं उसको पीने के लिए दे रहा हूँ। हो सकता है मैं पानी का बॉटल और किसी यूज के लिए दे रहा हूँ। तो आप ऐसे ही किसी भी चीज़, किसी स्टेटमेंट को अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन सोचेंगे वो भी लॉजिकल, इसीलिए इसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो लॉजिकल सोचेंगे। और क्रिटिकल मतलब सर कभी कभी सॉल्यूशन, ऐसे प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन भी आपको स्टेटमेंट में, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी होंगे आपके उसमें स्टेटमेंट में, तो उसका भी सॉल्यूशन दोगे। तो ये लॉजिकल के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग पे भी आपके डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा आप गहन सोच सकते हैं, कितना ज़्यादा डीप आप सोच सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस सब स्टेटमेंट और डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। आज तो हमारा बेसिकली PYQ का सेशन है। तो PYQ के सेशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि सबसे पहले ही आपको पहले ही दिन अगर मैं इतना बड़ा पैसेज डायरेक्ट दे दूं तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो एक हम चलते हैं, पहले क्रिटिकल रीजनिंग का एक छोटा सा क्वेश्चन एक आपके लिए है, जिससे आपको स्टार्ट करने में थोड़ा आसान रहे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है। तो बच्चे, क्रिटिकल रीजनिंग के कई सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। स्टेटमेंट दिया होता है, उससे अज्यूम करना होता है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट दिया होगा आपसे, उसमें क्या कहेगा कि आप बताइए कि ये, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन सही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। बाकी हम लोग डिटेल बातें क्लासेज में करेंगे आगे की, अभी आज तो यहीं शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपके पास है, इसको आप डिटेल में सोचिए, पढ़िए। अगर आप शुरू कर दिए पढ़ाई तो आप अगर पहला दिन भी पढ़ रहे हैं तब भी आप इसको पढ़िए और पढ़ के देखिए क्या कहना चाह रहा है। बहुत आसान होता है बच्चे, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होता है। बस आपको जो है अपने ये एक फियर होता है ना, जो अंदर से डर होता है ना, उसको हटाना है बस, कि हाँ यार कुछ नया नहीं है, पुराने जैसा ही है कुछ। तो पढ़ो इसको, देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है बच्चे, ध्यान से देखना स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये स्टेटमेंट दिख रहा है, हाँ। क्या कह रहा है, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स इन रॉट हिट वेस्टर्न मध्य प्रदेश हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर ओवर अ वीक डिमांडिंग दैट ऑथोरिटीज इंक्रीजेज द मिनिमम प्राइस ऑफ देयर क्रॉप्स एंड वेव देयर बैंक लोन्स। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश इज वन ऑफ सेवरल स्टेट्स दैट हैव सफर्ड ड्रॉट एंड क्रॉप
फेल्योर्स इन रिसेंट ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, ध्यान से पढ़ना, फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ एक्शन विल हेल्प टू इम्प्रूव द करेंट सिनेरियो। क्या आप सभी ने पढ़ लिया होगा सबने। तो बच्चे ये कह रहा है बेसिकली ये पैसेज कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया है, बारिश नहीं हो रही है ना, और सूखा पड़ने के कारण वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो उनके क्रॉप्स का प्राइस है, मिनिमम प्राइस, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए। बेसिकली ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। अगर आपको बहुत डिटेलिंग नहीं पता है ये सब क्रॉप प्राइस क्या होता है तो वो जानने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना आपको आइडिया मिल जा रहा है सर कि जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, किसके लिए, कि उनके जो लोन्स हैं उसको वेव ऑफ मतलब माफ़ किया जाए सर, और क्या किया जाए, उनके जो प्राइस है मिनिमम प्राइस उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, सूखा पड़ गया है तो उनको थोड़ा सा राहत तो चाहिए ना सर, तो उसी से उनके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे लिए कुछ किया जाए। तो अब बताइए गवर्नमेंट का क्या एक्शन होना चाहिए, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये तो नॉर्मल बात हुई ना बच्चे। अब इसमें मैं कहूँ कि एक टॉपिक है आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग का, ऑब्वियस सी बात है, कोर्स ऑफ एक्शन एक टॉपिक है आपका। लेकिन सर अगर मैं नहीं भी पढ़ाया हूँ तो भी आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के सामने अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट का क्या एक्शन होना चाहिए उसके लिए। तो बताओ आप गवर्नमेंट होगे तो क्या सोचोगे, क्या किसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको जेल में डाल दोगे। जैसे अभी कुछ लोग गए थे दिल्ली में तो उनके सामने देखे ना आपने, दिल्ली का आपने न्यूज़ सुना होगा कि किसानों के सामने पूरा बढ़िया सा बैरियर लगा के, पुलिस लगा के, वो कांटे वाले रोडों पे बिछा के रोड ही बंद कर दिया गया गाजीपुर से दिल्ली पूरा, है ना। तो क्या वो एक बेटर सोल्यूशन था? नहीं, प्रोटेस्ट कर रहा था किसान, तो गवर्नमेंट को क्या सॉल्यूशन लेना चाहिए उसके लिए देखिए आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन, गवर्नमेंट शुड पनिश दोज हु इन्वॉल्व इन द प्रोटेस्ट। अच्छा बच्चा, अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो और आप गए प्रोटेस्ट कर रहे हो या डिमांड कर रहे हो तो क्या ये अच्छा है कि आप उसको पनिश कर दो? ये तो नहीं कोई सोल्यूशन हुआ सर। सोल्यूशन हमेशा कैसा होना चाहिए, एक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, जो किसी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाए, ऐसा नहीं कि नया प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो पनिश करके आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी ना दोगे, उसके लिए एक और नया प्रॉब्लम दोगे ना, तो ये तो नहीं होगा सर, ये तो नहीं होगा। अगला इसकी तरफ चलो, क्लाउड सीडिंग शुड बी यूज्ड इन सच सिचुएशन। क्लाउड सीडिंग, भाई क्लाउड सीडिंग मतलब समझते हो, बारिश कराना क्लाउड सीडिंग एक टाइप का होता है। तो ऐसा कुछ तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती भाई, है ना। ऐसा मतलब कि क्या किसान ने कहीं पर ये मांग की है? नहीं, किसान केवल क्या चाहता है कि वो गवर्नमेंट जाने की सूखा वहाँ पे पड़ा है और उसको उसके लिए कुछ क्या दे, जो उसने डिमांड रखी है कि थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा दे या बढ़ा दे और क्या कर दे, उसके जो लोन्स है उस पर थोड़ा सा माफ कर दे, है ना। तो मतलब सर ये तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ टीम टू एसेस द सीवियरिटी। सीवियरिटी मतलब सर कितना वहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉट है, मतलब कि कितना कहते हैं कोई सिचुएशन कितना सीवियर, मतलब कितना खतरनाक से खतरनाक, या कह सकते हो या कर सकते हो कि उसकी गंभीरता को देखेंगे, कितना ज़्यादा वहाँ पे जो नुकसान हुआ है किसानों को। तो सीवियरिटी को चेक करे भाई, और वहाँ पे उसके एप्रोप्रिएट मतलब जो सुटेबल कंपनसेशन है वो दो। तो ये आपको पढ़ के नहीं लग रहा है कुछ अच्छा सा लग रहा है सर कि गवर्नमेंट जो है वो जाए और पता करे पहले। ऐसा थोड़ी ना किसान कह रहा है तो गवर्नमेंट मान ही ले डायरेक्ट, हाँ पहले जाके पता करे ये क्या जो कह रहे हैं फार्मर्स वो सही है। अगर सही है तो वो एक सॉल्यूशन पे जा सकता है। कौन से वाले पे सर, कि वो जाए वहाँ पर देखे कैसा वहाँ पे सीवियर है या मॉडरेट है या कम हुआ है वहाँ पे नुकसान, उस हिसाब से कंपनसेशन वहाँ पे प्रोवाइड करे। तो हमको लगता है कि थर्ड विल बी करेक्ट। तो क्या आपने देखा कि क्रिटिकल रीजनिंग का पहला आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्या आपको लग रहा है कहीं से कि बहुत मुश्किल होने वाला है क्रिटिकल रीजनिंग आपके लिए? अब ऐसे ही क्वेश्चंस को उसने एक एक स्टेटमेंट फॉर्म में ना देके आपको पैसेज फॉर्म में देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई आप तो हैं क्लैट वाले, तो क्लैट वालों को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। हालांकि इस बार मिल जाए तो कुछ नया नहीं कहे, हम पढ़ेंगे इसको भी, लेकिन इसी का एक्सटेंडेड वर्जन हमको मिलेगा। कैसा बच्चे, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास जो PYQ 2024 का पहला क्वेश्चन था, उसको ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बच्चे इस पहले जब भी कोई पैसेज आएगा तो पैसेज को कैसे सर हमको अप्रोच करना है। तो जो नया बच्चा है वो डायरेक्ट, क्योंकि भाई इंग्लिश में पढ़ना बहुत से बच्चों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पढ़ोगे पहली बार, फिर उसके मतलब को मीन्स को थोड़ा समझोगे, फिर उसके आगे फिर क्वेश्चन की तरफ जाओगे। तो बेटर होगा कि जब आप पढ़ने जाते हैं इस पैसेज को तो पहले स्टार्टिंग में इसके क्वेश्चंस को एक बार अप्रोच कर लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन आपके माइंड में एक मैप बना देता है कि आगे क्या क्या हमको पैसेज में ध्यान से देखना है। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आपके माइंड में एक मैप बना होगा, तो जैसे ही वो लाइन आएगी तो आपके
स्ट्राइक करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो पैसेज, तो क्वेश्चन की तरफ अप्रोच किया करो, क्वेश्चन एक बार देख लिया करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद आओ इस पैसेज को पढ़ो, और कहीं पर पैसेज में ऐसा हो कि किसी लाइन की मीनिंग आपको या कोई ऐसा वर्ड मीनिंग है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर बहुत घबराने की जरूरत नहीं। वो क्या बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, हाँ है जरूरी, वो धीरे धीरे हम लोग, अभी क्या टाइम हमारे पास 3 मंथ में, आने वाले 3 मंथ में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वो आ जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हम एक कोई स्पेलिंग हमको, जैसे मान लो हमारे पास कैप्टिवेटिंग का मतलब हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम सर बाकी चंद मतलब जानते हैं, तो उसी से हम इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, घबराना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं सर। पढ़िए इसको, पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया होगा, पढ़ा नहीं तो पूछ करके पढ़ना, अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा सर वर्ड्स रिमेन words remain an enigma. Their presence within human sphere is a unique mystery. They form the intricate tapestry that convinces us of our existence. कह रहा है सर वर्ड जो है ना वो एक पहेली जैसे हैं सर, है ना, वो एक पहेली जैसे हैं जो कि हमारे ह्यूमन स्पेयर के लिए आज भी एक मिस्ट्री है, एक अद्भुत सा मिस्ट्री है सर। वर्ड मतलब शब्दों की बात कर रहा है वो, कि शब्द जो है सर एक पहेली जैसा होता है जो कि हमारे लिए क्या है, आज भी एक रहस्य की तरह है। दे फॉर्म द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री दैट कन्विंसेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। ये एक टाइप का टेपेस्ट्री मतलब करे एक उलझन पैदा कर, ये हमारे लिए एक मतलब क्या, इंट्रिकेट टेपेस्ट्री मतलब सर कह सकते हैं हम लोग कि ये हमेशा हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं सर, हमारे एग्जिस्टेंस के होने का हमें क्या देते हैं, एक एहसास देते हैं सर कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इस कहाँ स्पेयर में, इस दुनिया में। तो वर्ड से ही, क्योंकि भाई अगर वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे। तो वही चीज़ बात कह रहा है। अगला लाइन क्या कह रहा है कि सर ब्लरिंग लाइंस बिटवीन, अच्छा, एग्जिस्टेंस एंड ब्लरिंग लाइंस बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन। वर्ड से तो हमें फैक्ट और फिक्शन की दुनिया से थोड़ा सा क्या एक जोड़ते हैं। क्या फैक्ट मतलब कि सर जो हमारे फैक्ट और फिक्शन, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं मूवी फिक्शन होती है और रियल लाइफ हमारा क्या फैक्ट है, तो फैक्ट और फिक्शन की दुनिया से हमको जोड़ता कौन है, वर्ड्स। एंड एंगेजमेंट विद वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, इंचेंटिंग एंड समटाइम डोनेटिंग इनकाउंटर विद द वर्ल्ड। मतलब सर कह रहा है वर्ड्स के साथ जो हमारा क्या है सर, एंगेजमेंट, वर्ड्स से जुड़ाव हमें क्या करता है सर, बड़ा ही सुंदर या खूबसूरत, या कह सकते हो सर कभी कभी क्या वो फ्यूरियस हमको रखता है सर, किसके लिए, इनकाउंटर विद द वर्ल्ड, है ना। मतलब कहना चाहता है कि वर्ड्स के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो हमें ये क्या करता है, इस दुनिया को, जब भी आप वर्ड्स अगर देखते हो कि जब आपने सोचो अगर आपके पास वर्ड्स नहीं होता, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, तो हम बहुत सी सारी चीज़ों को एक दूसरे को बता नहीं पाते, उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वर्ड्स ही हमारे लिए तो इस दुनिया को सुंदर बनाता है। तो उसी चीज़ों के बारे में बोला गया कि ये कैप्टिवेटिंग, इंचेंटिंग एंड समटाइम्स इनकाउंटर विद द वर्ल्ड। समटाइम दुनिया से लड़ने की, दुनिया से डिफरेंट, इनकाउंटर मतलब क्या, लड़ने के लिए या किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए भी हमें तैयार करता है। अगला क्या है, अ वर्ड, अ सिंबलिक एंटिटी फॉर्म फ्रॉम द एथेरियल एग्जिस्ट नाइदर एज एनिमेट नॉर एन इनएनिमेट येट पल्सेट विद द लाइफ। अच्छा, कह रहा है वर्ड जो है एक सिंबलिक एंटिटी है, और एनिमेट और नॉर एनिमेट, एनिमेट एंड इनएनिमेट मतलब सर न तो ये सजीव जैसा है, नहीं ये निर्जीव जैसा है, सजीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है। अगला क्या कह रहा है, फिर भी यह लाइफ के साथ क्या करता है, पल्स, ये हमारे अंदर एक जीवन का संचार करता है। हमने कहा इट कैन इमिनेट वार्मथ, और हमेशा कोशिश करिएगा कि बार बार अपने अंदर ये आदत मत डालिए कि हिंदी में हमको सोचना है, पढ़ते हुए आप सोचते चलिए अपने लाइन में, है ना। ऐसे नहीं करना है हमको, ये इंग्लिश की क्लास नहीं है कि आपको लिटरेचर का पूरा मीनिंग जानना है ना। आप बस समझिए कि एक क्रिस्प क्या कहना चाहता है पैसेज, है ना। आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगाना है कि सर इसका हिंदी पूरा जान जाए, नहीं, हमको आदत डालनी है इंग्लिश में चीज़ों को समझने की। इट कैन एमिनेट वार्मथ और कूलनेस, एब्जॉर्ब इमोशंस और स्टैंड एज डाई एज रॉक। यह सर क्या होता है, यह हमारे कह सकते हो कि इमोशन जो हमारा होता है, वर्ड्स जो होता है वो हमारे इमोशन को एब्जॉर्ब करता है, और हमेशा कभी कभी कठिन सिचुएशन में रॉक मतलब पर्वत की तरह खड़ा भी रहता है हमारे साथ, है ना। आगे वर्ड्स कैन प्रोवोक स्माइल एंड एलिसिट जॉय। अच्छा, वो आपकी स्माइल, वर्ड आपके चेहरे पे मुस्कान भी ला सकता है, खुशी भी दे सकता है। दे आर लाइक ग्लो वर्म्स। ग्लो वर्म्स का मतलब समझते हो, ग्लो वर्म्स मतलब सर जुगनू, जुगनू चमकता है रातों में, अब तो नहीं चमकता, गाँव में कभी कभी देखोगे चमकता है। ग्लो वर्म्स मोमेंटली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस एंड एक्ट एज लाइफ सेविंग राफ्ट्स अमिड द ट्यूमुलेटस, अच्छा,
tumultuous ocean waves। अच्छा, मैंने कहा सर कि वर्ड्स जो होते हैं ना सर जुगनू की तरह होते हैं। जैसे रातों में देखते हो बहुत अंधेरा है, जुगनू चमकेगा, थोड़ी देर के लिए वो डार्कनेस क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है, वर्ड भी वैसा होता है सर कि आपके अंदर के डार्कनेस को गायब करता है। और इस दुनिया में जो हमारा ओशन वेव मतलब सर जो देखते हो बहुत उतार चढ़ाव होता है। वेव क्या होते हैं, वेव कैसे होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है उससे हमको क्या करता है सर, राफ्ट मतलब लड़ने की, पत्थर की तरह उसके सामने खड़े रहने की क्षमता देता है, या जो भी कह सकते हो। वर्ड्स ग्रांट अस द एबिलिटी टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स एंड टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। वर्ड्स कहता है सर कि वो वर्ड्स हमें देता है सर क्या, एबिलिटी की पूरे वर्ल्ड को हम एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्लोर कर सके पूरे वर्ल्ड को, है ना। और आगे क्या कह रहा है, जैसे कि विलियम ग्रेन ऑफ सैंड, ये विलियम ब्लैक के नोटेड, एक विलियम ब्लैक कोई फिलोसफर रहे होंगे, हमें भी उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये कह रहा है सर कि विलियम ब्लैक थे, वो कहते हैं कि वर्ड क्या है, हमको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का बात करता है ना, है ना, एक्सप्लोर करने का बात करता है कि एक्सप्लोर करने का हमारे पास एबिलिटी डेवलप करता है। आगे, दे इम्पार्ट अ सिमेंटिक एग्जिस्टेंस टू द लाइफलेस एंड बेस्टो एस्थेटिक फ्रॉम अपॉन द फॉर्मलेस। स्क्रिप्चर सेज द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड, अच्छा वर्ड इज द वर्ल्ड, आई से द वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड इज द एबोर्ड ऑफ फेथ। अच्छा, हमसे कह रहा है बच्चे कि वर्ड जो हमारा है वो उन्होंने विलियम बैक ने नोटेड किया। और फिर क्या कह रहा है कि दे इम्पार्ट अ सीमेंटिक, मतलब ये कट आपके सीमेंटिक मतलब क्या, सीमेंट क्या होता है, कठोर होता है। ये आपके कठोर मतलब या कह सकते हो कि सॉलिड एग्जिस्टेंस पर क्या करता है सर, एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है। और यह सर कभी कभी लाइफ मतलब जीवन के क्या, बेस्टो एस्थेटिक मतलब होता है बच्चे आपके सुंदर बनाना, है ना। और लाइफलेस मतलब आपके निर्जीव जीवन को क्या करता है सर, एक कह सकते हो सेमेंटिक एग्जिस्टेंस, मतलब एक आपको निर्जीव जीवन में क्या लगता है, जीवन लाता है। सेमेंटिक एग्जिस्टेंस मतलब आपके एग्जिस्टेंस को दिखाता है। और दूसरा सर उसमें खूबसूरती भी लाता है अपॉन द फॉर्मलेस मतलब टाइम के साथ, है ना। अगला बच्चा, स्क्रिप्चर सेज द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड। स्क्रिप्चर्स मतलब लोग कहते हैं, या कह सकते हो कि जो हमारे शास्त्र कहते हैं। स्क्रिप्चर मतलब शास्त्र या जो भी बुक्स आप रेफर करते हो, अच्छे बुक्स या जिनको आप लोग बचपन से मानते आए हो कि हाँ ये बुक्स, जैसे होता है ना हम लोग घर पे रहते हैं तो बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी को बुलाते हैं, तो वैसा ही अगर तो वो आते हैं कुंडली उंडली तुम्हारी बनाते हैं, तो वैसे जो हम लोग बचपन से या जो हम लोग अपना एक शास्त्र वाला माने हैं, विद्या या जो भी कह सकते हो, वैसा ही कुछ कह रहा है कि स्क्रिप्चर सेज द वर्ड इज द वर्ल्ड, कि शब्द ही दुनिया है। लेकिन ये जो राइटर है वो ऑथर जो है वो क्या कहना चाहता है कि आई सी द वर्ल्ड विद इन द वर्ड, मतलब सर जो दुनिया है वर्ल्ड विद इन द वर्ड इज अबाउट द फील्ड, कि जो दुनिया है वही शब्दों में, शब्द ही दुनिया नहीं है, दुनिया ही शब्दों में है, वो उसका ऐसा फेथ है जो ऑथर कह रहा है। अब ये डिटेल हो गया, बेसिक से इतना पढ़ने के बाद तुमने कितना इसका मतलब समझा या नहीं समझा, लेकिन इतना तुम्हें समझ में आया होगा कि ये जो ऑथर है वो यही कहना चाहता है कि वर्ड की इंपॉर्टेंस को बता रहा है, शब्दों की महत्व को बता रहा है सर, कि शब्द ही इस दुनिया में हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, शब्द ही हमारे क्या करता है, खुशियों को, शब्द ही हमारे दुख सौरों को, शब्द ही हर चीज़ को, हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे लाइफ को, हर चीज़ को कौन एक्सप्रेस करता है या कौन सर हमें दिखाता है या शो करता है, कौन, वो है वर्ड। बेसिक सी बात है। अब इस पे इतना पढ़ने के बाद आपको बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं, अब क्वेश्चन पे जाइएगा, आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे, है ना। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपसे बताया सेंट्रल थीम क्या था, कि क्या कहना चाहता है ये पैसेज। बेसिकली ये पैसेज कहना चाहता है कि वर्ड जो है वही हमारे एग्जिस्टेंस को बताता है, यही तो बता रहा है ना, एग्जिस्टेंस हमारा किससे है, वर्ड से। अगर वर्ड ना हो सर तो हम इस दुनिया में लाइफलेस जैसे हो जाएंगे, मतलब जब हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे, हम लोगों से जुड़ ही नहीं पाएंगे, सोशल ही नहीं हो पाएंगे, तो हम कैसे जानेंगे इस दुनिया का ग्रुप। पहले शुरू में सोचो कि जब हम होमो सेपियंस थे तब हमारे पास क्या था, वर्ड्स नहीं थे, तो हम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे। लेकिन जब हम एक दूसरे से सोशल होना चालू किया, और सोशल कैसे हुए, जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चालू किए। वो कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्ड से होता है, क्योंकि सेंटेंस का फ्रेज कैसे बनेगा, वर्ड से ही तो बनेगा, तो कम्युनिकेशन तो वर्ड से ही होगा, तो वर्ड से ही हमारी एग्जिस्टेंस आई। तो क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज द इम्पोर्ट, क्या हिस्ट्री की बात किया है, नहीं, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखते ही आपको ये आंसर लग गया होगा। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज। अ वर्ड सिंबलाइज, क्या वर्ड को आप सिंबलाइज कर सकते हो एक छोटे से फॉर्म में, नहीं सर। वर्ड आपको देख के लगता है कि वर्ड को आप बोल सकते हो सर वर्ड एक छोटी सी चीज़ है, वर्ड एक बड़ी सी चीज़ है, वर्ड को डिफाइन कर सकते हो इतना बड़ा है, इतना बड़ा नहीं। वर्ड क्या है सर, इनटेंजिबल चीज़ है। इनटेंजिबल मतलब जिसका कोई रूप ना हो सर,
जिसको हम, जैसे ये बॉटल को तुम बोलूँ मैं तो तुम्हें बॉटल एक आपके माइंड में एक शेप बन जाता है, वर्ड का कोई शेप नहीं होता सर, इनटेंजिबल, अमूर्त, इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट है सर ये, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। निर्जीव सजीव सब छोड़ो, हमने कहा इनटेंजिबल, है ना सर, कह सकते हैं, कहोगे हाँ। अगला सर, क्या हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड्स एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशन। अब आप कहोगे सर आप कैसे आंसर बता पा रहे हो, जैसे अभी दो हमने बताया, दो तो आसान थे, तो अब देखो ऑप्शंस पे जाया करो, अगर आपको कभी आंसर ना समझ में आए तो ऑप्शंस पे जाओ। कह रहा हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशन। अफेक्ट इमोशन, मैंने कहा सर वर्ड्स कैन ओनली इवोक पॉजिटिव इमोशन। क्या ऐसा कहीं पर बोला गया है सर? ऑब्वियस सी बात है, बोला तो गया था कि वर्ड जो है आपके अंदर इमोशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, इमोशन आपको इतना स्ट्रांग भी करता है कि आप लोगों से लड़ सके या किसी सिचुएशन से लड़ सके, रॉक की तरह खड़े रहे, ऐसा कुछ बोला गया था ना पैसेज में, कहोगे हाँ। तो मैंने कहा वर्ड कैन ओनली, ये ओनली शब्द दिख गया स्टेटमेंट में। चलो अब छोटी छोटी बातों, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं कि सर स्टेटमेंट जब भी कोई भी दिया हो और आपसे बोल दिया जाए आंसर में ओनली, बच्चे ओनली का मतलब समझते, जैसे मैं कहूँ किसी लड़के के बारे में कि यही एक लड़का एकमात्र, या ओनली एक बॉय इस या एक गर्ल ही इस क्लास में है जो सक्सेस रेट, जो इस एग्जाम में सक्सेस पा सकता है, तो ये क्या होगा, बड़ा ही गलत सा स्टेटमेंट नहीं लगेगा। ओनली कैसे आप डिफाइन कर सकते हो? ओनली डिफाइन करता है बच्चे आपके, गर्मी बहुत हो रही, लाइट चली गई, थोड़ा एसी ऑन कर लेते हैं, है ना। ओनली डिफाइन करता है कि आप रिजिड बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने स्टेटमेंट को बहुत रिजिड लेकर हैं। ओनली शब्द जब भी आ जाए तो वो जल्दी आंसर नहीं होता है ना। तो देखो यहाँ पे कह रहा ओनली, क्या वर्ड केवल एक ही चीज़ बताता है? नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें बताता है, ये तो नहीं हो सकता है। वर्ड्स कैन एब्जॉर्ब इमोशन एंड बिकम इमोशन। देखो यहाँ पे बोला भी गया है ये लाइन, ध्यान से पढ़ो इस पैसेज में कि कहाँ गया भाई ये लाइन। अगर हम ध्यान से देखें तो वर्ड कैन एब्जॉर्ब इमोशन एंड राइज ऑन एंड वर्ड कैन प्रोवोक स्माइल, मतलब कह रहा है वो किसी भी टाइप की इमोशन को ऑब्जॉर्व कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि ये तो अभी मैंने पीछे पढ़ा था और ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, ये आंसर हो सकता है सर। अब देखते हैं सर, अभी होल्ड पे रखते हैं, अगला पढ़ लेते हैं। देखो चारों ऑप्शन में हो सकता है आपके पास एक आंसर दूसरे ऑप्शन में मिल जाए, लेकिन आपको चारों ऑप्शन फिर भी पढ़ना है, क्योंकि उसमें से हो सकता है बेस्ट ऑप्शन कौन सा है ये भी हो सकता है आंसर में, वो जरूरी थोड़ा ना सारे गलत ही होंगे, कभी कभी 2-3 ऑप्शन सही हो सकते हैं, उसमें से आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट चुनना है ना बच्चा। तो ये देखो वर्ड्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन इमोशन, वर्ड्स का इमोशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अभी तो भाई बोले हो तुम कि वर्ड्स कैन एब्जॉर्ब इमोशन, तो भाई कैसे नहीं होगा कंट्रोल, तो ये तो ऑप्शन गलत सर। वर्ड्स कैन बी डिवॉइड ऑफ इमोशन, इमोशंस को डिवाइड करने वाला, या इमोशन का हम कह सकते हैं सर कि डिवॉइड ऑफ इमोशन, मतलब जहाँ से इमोशन निकले, हो सकता है सर ये भी आंसर। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है? एब्जॉर्ब इमोशन एंड बिकम इमोशन देमसेल्व्स, मतलब इमोशंस, किसी भी इमोशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद ही इमोशन बन जाता है। इसके अंदर जितने भी इमोशंस आते हैं सारे आ गए। तो ये छोटे छोटे पार्ट से बढ़िया जो सारी की बातें कर रहे हैं ना, जो ऑल ओवर कवर कर रहा है, वो सही होगा। अगला ऑप्शन, एन एंगेजमेंट विथ वर्ड। देखिए आज आपका पहला क्लास है, आपने पहले पैसेज पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी चीज़ें मुश्किल लगे, बस घबराना नहीं है, क्योंकि आज अभी आपने पहला क्लास, अगर आप इस पैसेज के 5 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन में से 2 भी क्वेश्चन का या 1 भी क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, तो आप सोचिए आप फर्स्ट डे पे हो। आज के 90 दिन बाद आप 90 पैसेज भी अगर प्रैक्टिस किए होगे तो कुछ तो इम्प्रूव होगा भाई, है ना, कुछ तो इम्प्रूव होगा ना। तो उस पर आपको अपने पे बिलीव, अबेड ऑफ फेथ, अभी अपने पढ़ाने से फेथ है उसको, वैसे ही आपको भी फेथ रखना है भाई। अब देखिए, एन एंगेजमेंट विद वर्ड इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग, इंचैंटिंग एंड समटाइम डोनेटिंग। क्या कह रहा है? कैप्टिवेट, किसी भी वर्ड से कह रहा है, वर्ड से एंगेजमेंट बड़ा ही कैप्टिवेटिंग, इंचैंटिंग मतलब सर क्या, मन को मुग्ध कर देने वाला, कैप्टिवेटिंग मतलब मनमोहक, ऐसा टाइप, मतलब अपनी खुशी को दिखा रहा है। तो इनकाउंटर विद द वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, इससे क्या निकलता है? तो वो कह रहा है वर्ड से ना बड़ा ही मनमुग्ध, इंचैंटिंग और मनमोहक, या हिंदी अगर बोले हम तो ये कैप्टिवेटिंग मतलब कि बहुत ही खूबसूरत, कैसे तो मनमोहक, मतलब जो अच्छा लगे मन को, है ना, वैसा टाइप सा। एंड डोंटिंग कम सम टाइम, क्या कहता है सर, ये हिम्मत भी देता है कि इनकाउंटर द वर्ल्ड के साथ अपने आप को इनका वो क्या करने के लिए कि सर हम जैसे होता है कि वो हमारे पास कभी कभी वर्ड से क्या होता है कि हम लोगों वर्ल्ड मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सिचुएशन से लड़ सकें, है ना, वैसा कुछ कहना चाह रहा है सर। तो अब हम आएंगे सर कि इतना पढ़ने के बाद हमको जितना इस स्टेटमेंट से समझ में आया सर, उसी स्टेटमेंट की वर्ड क्या होता है सर कि बहुत सुंदर भी होता है और बहुत क्या होता है सर, कैप्टिवेटिंग, इंचैंटिंग और
जिसको हम कहते हैं इंचैंटिंग, मतलब मंत्र मुग्ध। आप कहते हो ना कभी कभी कोई गाना सुन के मंत्र सुनते हो, कहते हो इंचैंट करते हैं, हम मंत्र को इंचैंट कर रहे थे। वैसे ही सर कि वर्ड्स जो होते हैं वो इंचैंटिंग होते हैं। आगे चलते हैं सर, अब इसका आंसर देखते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब समझ रहे हो कि सर आप इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि कहना क्या चाहता है। तो कह रहा है सर कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक वर्ड्स को इसने क्या कह दिया है कि अगर वर्ड से आप इंगेज, मतलब आप वर्ड के साथ अगर जुड़ाव महसूस कर लेते हो तो आपको लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें इंचैंटिंग सी लगेगी, लाइफ थोड़ी सी आपको वर्ल्ड के साथ लड़ने की क्षमता, हिम्मत भी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो मैंने कहा सर वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट अदर। क्या इसने कहीं भी मैनिपुलेट की बात की? उसने कहा है आप जुड़ो, आप किसी को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की बहु कह रहा है वर्ड से आप इंगेज करो, मतलब अपने को क्या करो, इंगेज करो। तो ऐसा कुछ तो नहीं बोला कि मैनिपुलेट करेगा सर, नहीं, मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है वर्ड, लेकिन सर यहाँ पे तो ऐसा नहीं बोला है। द पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड केयरफुली, द पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड केयरफुली। हाँ, पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज, क्या यहाँ पे कहीं केयरफुली उसने बोला है कि वर्ड्स के साथ जुड़िए, केयरफुली जुड़िए या कैसे जुड़िए? पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है सर। वर्ड्स कैन कैप्चर द एट्रोसिटीज ऑफ द वर्ल्ड, वर्ड कैन, जो वर्ड जो है एट्रोसिटीज मतलब बच्चे जो इस दुनिया में अत्याचार है उसको वो क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है। देखो आपको इंग्लिश अगर पढ़ना, इंग्लिश के क्योंकि आपको आरसी भी करना है तो आरसी में तो आप वोकैब पढ़ोगे ही, लेकिन रीजनिंग के भी जो पैसेज होंगे, अब मैं तो इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ तो लेकिन जितना मुझे आएगा वोकैब उतना मैं आपको बता दूंगा। लेकिन रीजनिंग जैसे अभी यहाँ पे एट्रोसिटीज आ गया, इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर लेना इन चीज़ों को, आप वहाँ पे एक पूरा लिस्ट बना के रखना कि आपको मीनिंग, वर्ड के वोकैब्स की मीनिंग पता होनी चाहिए सर, क्योंकि वो आपको इंग्लिश में हेल्प करेगी सर, है ना। तो एट्रोसिटीज मतलब सर अत्याचार, है ना। तो वर्ड्स कैन कैप्चर द एट्रोसिटीज ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्या कह रहा है, वर्ड्स कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। कह रहा है सर वर्ड्स जो है वो दुनिया का एक पिक्चर बना सकता है, या मैं कहता हूँ पेंट, कलर कर सकता है पिक्चर को, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सर कह रहा है कि ऑल डिफरेंट कलर। और डिफरेंट कलर का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब है जैसे आपकी लाइफ्स में भी डिफरेंट शेड्स होते हैं, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हंसोगे, कभी मुस्कुराओगे, कभी रोओगे, है ना। तो वैसे ही ऑल द सेट्स से लाइफ के सेट्स जो होते हैं उसी को कलर्स जैसा उसने दिखाया कि जितने भी दुनिया में सारे कलर्स हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें आपको दुनिया में दिखेंगी। अभी तो कह रहा था कैप्टिवेटिंग, इंचैंटिंग एंड समटाइम्स डोनेट, क्या कहते हैं सर, डोंटिंग इनकाउंटर विद द वर्ल्ड। मतलब कहना क्या चाहता है कि कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो मतलब ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल डिफरेंट कलर, जो भी आपके दुनिया में हो सकती हैं चीज़ें, उन सभी डिफरेंट कलर्स को वर्ल्ड क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है सर, यही तो कहना चाह रहा था क्वेश्चन, यही तो कहना चाह रहा था। ये भी ठीक थे थोड़े थोड़े, लेकिन ये सर केवल एक जगह कॉन्सेंट थे इनके, क्या इनका सेंटर, ये एक जगहों पे सेंट्रिक थे, मतलब क्या कहोगे, ये एक ही जगह पे एक ही दिशा में सेंट्रिक है, लेकिन ये हर दिशाओं की बात कर रहा है, ऑल डिफरेंट कलर्स ऑफ, है ना, वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा सर आंसर आपका। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द ऑथर्स आइडिया ऑफ वर्ड्स बीइंग लाइक ग्लू वॉर्म्स मोमेंटली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस। कहना क्या चाहता है कि सर जो अभी मैंने बताया था कि जुगनू जो होते हैं, जुगनू रातों में जो चमकते हैं वो कुछ समय के लिए, मोमेंटली, थोड़े समय के लिए जब वो चमकते हैं तो वहाँ के डार्कनेस को गायब कर देते हैं। इसका मतलब सर कि जो वर्ड्स होते हैं वो भी आपके अंदर के डार्कनेस को गायब करेंगे और आपको रियल चीज़, जैसे आप जब देखते हो जुगनू चमकता है तो आसपास लाइट, जो डार्कनेस होता है वो खत्म हो जाता है, तो आप आसपास की चीज़ों को एक क्लियर से आप देख पाते हो एक छोटे से जुगनू की लाइट से, है ना। तो वही कह रहा है कि ऐसे ही वर्ड भी जो होते हैं वो भी हमारे अंदर के डार्कनेस को ख़त्म करते हैं। तो आप देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो जैसे ही ये डार्कनेस और लाइट की बात होगी ना, आपको ये ऑप्शन दिखेगा, वर्ड्स हेल्प इन अंडरस्टैंड रियलिटी। क्या ये सही हो सकता है? हो तो सकता है सर, हो तो सकता है। वर्ड्स इल्यूमिनेट द माइंड ऑफ द रीडर, ये भी थोड़ा सही हो सकता है सर, क्योंकि वही तो कह रहा है सर कि लाइट आपके डार्कनेस को कम करेगा। तो वर्ड्स जितना आप वर्ड से जोड़ोगे उतना ही आपके अंदर के डार्कनेस को वो कम करेगा और आप जो रीडर है उसके माइंड को एलिमिनेट, मतलब क्या, ज्ञान से प्रज्वलित करेगा, या जो भी कह सकते हो। हमने कहा हाँ, वर्ड्स ये भी हो सकता है सर आंसर, ये दोनों हो सकते हैं। वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग रियलिटी। क्या वर्ड कभी आपको ये बोला कि रियलिटी से भाग जाओ? नहीं, ये तो नहीं बोला है सर। वर्ड्स कास्ट डार्कनेस इन द माइंड। अरे भाई, क्या वर्ड से आप
डार्कनेस आ जाएगा आपके अंदर, अंधकार आ जाएगा, आप गधे हो जाओगे, नहीं, ऐसा तो वो नहीं बोला। ये दोनों ऑप्शन है सर। अब ये दोनों ऑप्शन में बच्चे को लाइट जैसे दिखता है वो तुरंत ये आंसर बोल देता है, और बहुत सारे बच्चों ने मारा भी था इसको आंसर। लेकिन जो आंसर की दिया है उसने आंसर दिया है ये अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। तो हमको जहाँ तक लगा कि बच्चा पढ़ेगा तो इन दोनों में कन्फ्यूज रहेगा, लेकिन जो आपके एग्जाम ने आंसर को टिक किया वो इसको किया है, दोनों हालांकि सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सबसे परफेक्ट कौन है तो ये पहला वाला है ना, सबसे परफेक्ट कौन है, पहला वाला है। क्योंकि सर जब आप जुगनू चमकता है या ग्लो वॉर्म्स, जब वहाँ पे लाइट आएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता है, तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके बनाता है कि रियलिटी क्या है ना, तो ये हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड विद इन द वर्ड। अच्छा, कह रहा है सर वर्ल्ड विद इन द, अभी देखो आपको हमने बोला था कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स थे वो क्या कहते हैं हमसे कि वर्ड, ये देखो ये वाली लाइन, सबसे लास्ट वाली लाइन जो है, लास्ट वाली लाइन क्या थी कि सर स्क्रिप्चर सेज द वर्ड इज द वर्ल्ड। अच्छा, सेज द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड, लेकिन सर अगला क्या कह रहा है, जो ऑथर क्या कह रहा है, वर्ल्ड विद इन द वर्ल्ड। वो उसका वो ऑथर कहता है कि वर्ल्ड जो है वही हमारे वर्ड के अंदर समाया हुआ है। तो अगला आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन का, मुझसे कह रहा है सर कि वर्ल्ड विद इन द वर्ड, मतलब वो अपनी फेथ को दिखा रहा है कि वो क्या कहता है, वो वर्ड को ही कह दे रहा है सर कि वर्ड वर्ल्ड नहीं होता, दुनिया शब्द नहीं है, शब्द जो है दुनिया नहीं है, दुनिया ही शब्द में समाई हुई है, दुनिया ही क्या है, शब्दों में समाई हुई है, समाहित है, या उसी के अंदर क्या है सर, है ना, वर्ल्ड विद इन द वर्ड। हमने कहा इट रेफर्स टू द पावर ऑफ लैंग्वेज क्रिएट, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ लैंग्वेज। ये लाइन क्या दिखाना चाहता है कि लैंग्वेज का क्या पावर है, ऑब्वियस सी बात है सर, ये क्रिएट, इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फिर ये सब सारी बातें तो कर ही रहा है, सही कह रहा है सर ये। अगला, इट सिग्निफाइज द ऑथर्स लॉ ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। क्या कहीं पर ग्लोबल कम्युनिटी की बात हुई? नहीं, ये तो नहीं होगा सर। इट रिप्रेजेंट्स द मिस्ट्रीज हिडन इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में मिस्ट्री हिडन है, इसकी बात तो उसने कही थी, लेकिन सर केवल यही बात नहीं कही थी। इट डिस्क्राइब द ऑथर्स मिशंस टू एक्सप्लोर डिफरेंट कल्चर। भाई क्या कहीं पर ऐसा कुछ कहा गया इस लाइन में? नहीं। तो सबसे बढ़िया इस लाइन को यही वाला ऑप्शन आपको डिफाइन करता है, सो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, है ना। तो ये रहा आपका पहला पैसेज, 6 क्वेश्चन। हाँ, हम लोग थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं अभी, है ना, धीरे धीरे हम लोग को आदत हो जाएगी तो हम लोग थोड़ा तेज चलने लगेंगे, है। चलो आओ, अभी आपको मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें ज़्यादा डीप में जाके समझानी पड़ेंगी, है ना। अब देखो एक बड़ा सा आपके पास आ गया पैसेज, जैसे ही बड़ा पैसेज आए तो आपका कोशिश होना चाहिए कि उससे जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़ लें। उसके ज़्यादा उसके ऐसा नहीं कि पढ़ कि अक्षर को अंडरलाइन करते जा रहे हैं कि हाँ इसका मतलब क्या होगा। आप एक बेसिक्स थ्रू आउट रीडिंग जैसे करते हो और उससे जितना आप कैप्चर कर पाते हो उतना कैप्चर करो और फिर उसके बाद आंसर पे चले जाओ कि आंसर देना है ना। ये नहीं कि बड़ा पैसेज मिल गया, ये पैसेज बहुत बड़ा है, अभी इसके बाद भी है, इस पैसेज को पढ़ते 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 समझने लगे, पूरा लगे कि फिलॉसफी लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं हमको बस इतना पढ़ना है कि हमें आंसर देने के काबिल हो जाएं, थोड़ा सा एक बेसिक्स रफ, है ना, एक रफ आइडिया मिल जाए सर, बस उसी से काम हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ आप भी इसको पूछ करके पढ़िएगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं अभी देख रहा हूँ इसको, आप ऐसे पूछ करिएगा फिर पढ़िएगा, अब मैं पढ़ रहा हूँ। Students have been abuzz over how artificial intelligence tool can do their homework and programmers over how they can increase their productivity or take away their jobs। अच्छा कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है कि स्टूडेंट के अंदर एक क्या है, ऐसा हल्ला है, लोगों के अंदर एक हल्ला है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा होमवर्क भी कर लेगा, मतलब वो कह रहा है कि सारे काम उसको आने वाले समय में करेगा। आगे अब क्या कह रहा है सर, अब प्रोग्रामर्स अपने व्यू से देख रहा है, एक स्टूडेंट है वो होमवर्क के बारे में सोच रहा है कि होमवर्क भी मेरा कर देगा, प्रोग्रामर्स क्या कह रहा है कोडिंग भी कर देगा मेरा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही मन में। और ये कह रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये आने से जॉब भी चले जाएंगे, फ्यूचर में इतना एआई का यूज करेंगे हम तो लोगों के पास जॉब नहीं बचेंगे, यही सब सबके अंदर वरीड है, उसी की बात की जा रही है। एज मच एज डिजिटाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म द कंट्री इन रिसेंट ईयर देयर इज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग दैट द सम पॉइंट अराउंड द होरिजन एआई सैलरेजिंग एवरीथिंग इन एवर मोर फंडामेंटल फैंटास्टिक एंड फ्राइटनिंग वेज। कह रहा है सर कि लोगों के अंदर डिजिटाइजेशन होने से धीरे धीरे ये डर भी समा रहा है और ये अंदर से एक ये चीज़ आ रहा है, अंदर से ये होता है ना कि एआई जो है सारी चीज़ों को बिल्कुल ड्रेस्टिकली चेंज कर देगा, इन फ्राइटनिंग में, मतलब खतरनाक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, दोनों फैंटास्टिक, है ना सर। दिस इज वाई डिसाइडिंग हाउ द कमिंग चेंज शुड बी रेगुलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि ये एआई जो आ रहा है अब वो तो आप लगा तो दिए, लेकिन उसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई कुछ भी बनाया जा रहा है ना। एआई से बहुत नुकसान भी हो सकता है तो उसको रेगुलेट तो करना पड़ेगा। एआई अगला क्या कह रहा है सर, ट्राई हैज में, ट्राई क्या है सर, एक इंडियन वो है हमारा
ये ट्राई क्या है सर, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम कह सकते हैं क्या एक टाइप का क्या हमारा संस्था है जो इन सब चीज़ों पे बात करता है या इन सब चीज़ों पे रेगुलेट करता है। हैज मेड ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू इंश्योर रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ एआई इन द कंट्री। मतलब कंट्री में एआई को यूज के लेकर उसने एक अथॉरिटी बैठाने की, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब एक संस्था, एक उसने कमिटी टाइप का या अथॉरिटी टाइप का बैठाने की मांग की है या कहा है कि उसने कि केस किया उसने, है ना सर। A global agency along similar lines shall likely be pitched at the G20 लीडर समिट। कह रहा है कि सर इन सब चीज़ों को वहाँ पिच करेंगे हम लोग G20 लीडरशिप, जो हमारा G20 का समिट होगा उसमें। आगे सर, एंड इंटरेस्टिंगली इवन अमेरिकन एमएनसी माइक्रोसॉफ्ट हैज फ्लोटेड अ ब्लूप्रिंट फॉर एआई गवर्नेंस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक अमेरिकन कंपनी, उसने भी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कैसे वो एआई को रेगुलेट करे। आगे चलते हैं सर। द ग्रेट साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इट्स डाटा पॉइंट्स मेक इंडिया ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल डेवलपर्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। मैंने कहा सर कि द ग्रेट साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इट्स डाटा पॉइंट, अच्छा इसके डाटा पॉइंट्स पे इंडिया ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट ऑफ ऑल डेवलपर्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। अच्छा आगे क्या कह रहा है सर, इसमें कुछ बेसिक नहीं बोल रहा है, बट इंडिया इज ओनली एट देयर रिसीविंग। कह रहा है सर कि ग्रेट साइज ऑफ डाइवर्सिटी मतलब सर कह रहा है कि जो हमारा एआई में है वो बहुत डाइवर्सिटी है और इसमें डाटा पॉइंट्स पे बात किया गया कि इंडिया को एक इंटरेस्ट मेक इंडिया ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल डेवलपर्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए एआई टेक्नोलॉजी में और उसके डेवलपर्स में। और आगे क्या बोल रहा है सर, बट इंडिया इज ओनली एट देयर रिसीविंग इन। इंडिया जो है वो अभी भी केवल एआई के मामले में कहाँ पर है, रिसीविंग एंड पे, मतलब सर कह सकते हैं अभी शुरुआती दौर में है। अभी तो उसने नाउ वेयर क्लोज टू द यूएस एंड चाइना एडवांसेस, मतलब यूएस और चाइना इसमें बहुत एडवांस है सर, अभी इंडिया उनके क्लोज भी नहीं है, अभी तो बस शुरू किया है, अभी तो बस उनके निशानों पर चलना शुरू किया है, अभी तो बहुत पीछे है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो लेटली इट इज़ बिकमिंग ऑब्वियस हाउ मच स्टेट्स सेंसरशिप is encumbering China's large language modeling. The country is still very much in the game with PhD in the field related to AI, investment in AI chip, hardware design and domestic generative models like Voodoo. अच्छा हमसे कह रहा है लेकिन फिर भी ऑल्दो लेटली, लेकिन फिर भी जो स्टेट है हमारा या इंडिया जो है या जो भी देश है हमारा, वो क्या कह रहा है सर, चाइना की लैंग्वेज मॉडलिंग पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको। और क्या कह रहा है सर, हम फिर भी पीएचडी आज भी हमारे यहाँ क्या है रिलेटेड टू एआई में, एआई के क्षेत्र में पीएचडी स्कॉलर्स, या मैं कह दूँ सर टूल्स के बारे में बात करें, एआई टूल्स भी होते हैं ना, तो उसमें जो है पीएचडी स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ धीरे धीरे ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे हमने एक डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल लाइक वूडो बनाया, और आगे द साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट ऑफ इंडिया चंद्रयान मिशन हैव सीन इट बीन वूड फॉर द वेरियस इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन। कह रहा है कि चंद्रयान जो हमारा गया था उसकी जो हमने चंद्रयान को वहाँ पहुँचा उसके बाद से बहुत सारे हमारे साथ कोलैबोरेटर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो हमारे साथ क्या करेंगे सर, ऑब्वियसली बात है स्पेस कोलैबोरेशन करेंगे, है ना। आगे बोल रहा है सर, और वो भी कह रहा है कि चाइना से पीछे तो है लेकिन बहुत जगहों पे हम लोग जैसे टूल्स वूल्स बनाने में हम चाइना को परेशान अब करने लगे, मतलब कहने का सेंस है कि हम चाइना के जैसा बनने लगे हैं, अब हम लोग चाइना में भले हमसे आगे हैं लेकिन हम लोग भी अब कोशिश करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना, उसी चीज़ को बात कर रहा है। दिस प्रोमिसेस स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट अक्रॉस इंडियन इंडस्ट्री एंड इज ऑल्सो जियो स्ट्रेटेजिकली यूज। ये जो चीज़ें हो रही हैं वो इंडिया के लिए जियो स्पेसिफिकली मतलब जियो स्ट्रेटेजिकली मतलब वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा क्या है संकेत है। लाइकवाइज इट इज ओनली विद सफिशिएंट एआई प्रूव्स दैट इंडिया शैल रियली गेट टू प्ले द हाई टेबल्स ऑफ द ग्लोबल रूल मेकिंग फॉर एआई। और ये दिखाता है कि इंडिया को एक मेजर रोल प्ले करना चाहिए रूल मेकिंग ऑफ एआई, मतलब सर वर्ल्ड लेवल पे एआई के बारे में खुल के रूल बनाने में और बातें करने में या खुल के यूज करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया को भी एआई के मामले में आगे आना चाहिए, है ना, आगे आना चाहिए। नोइंग हाउ मच इंडियंस फ्यूचर शैल बी शेप्ड बाय जनरेटिव एआई नीड्स मैचिंग एफर्ट्स टू क्रिएट इंडिजिनियस मॉडल इन दिस एंड एट दिस स्टेज अ प्रोएक्टिव गवर्नमेंट रोल इज की। कह रहा है सर कि गवर्नमेंट को एक प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, ना कि पीछे से बैक साइड से खड़े हो, आगे बढ़ के आना चाहिए। और क्योंकि ये क्या है हमारे फ्यूचर को सेव करेगा, क्योंकि आगे फ्यूचर क्या है, जैसे एआई की बातें हो रही हैं तो उससे क्या होगा, एआई जब जितना ज़्यादा जितना जो कंट्री जितना अच्छे से यूज करेगी उसका फ्यूचर उतना बढ़िया। तो वही चीज़ कह रहा है गवर्नमेंट को इसमें प्रोएक्टिवली पार्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट हमारा इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए, वो भी कैसा, बैक बिहाइंड द सीन नहीं, फ्रंट ऑफ द सीन आना चाहिए, रेदर देन जस्ट वेटिंग ऑन द सम लार्ज
कॉरपोरेशन टू डू द नीडफुल। हाँ, वही कह रहा है सर कि हमको ये वेट नहीं करना है कि कुछ बड़ी कॉरपोरेशन या कुछ बड़ी कंट्री जाके कर लेंगे तो हम उसको फॉलो करेंगे, हमें खुद से फ्रंट से लीड करना चाहिए। मिसिंग दिस बस विल आफ्टर ऑल बी इवन मोर कॉस्टली देन मिसिंग द चीप रिसर्च वन। कहने का मतलब है कि अगर आप इस बस को AI जो एक हमारा क्या है, ये हमारे लिए क्या एक मौका है, इसको भी छोड़ देंगे तो हमारे लिए बड़ा ही क्या होगा, कॉस्टली, मतलब महंगा पड़ेगा। GOI alone can push academia industry collaboration with the necessary weight and urgency. This does not let other institutions off the hook. A US judge has rejected the copyright for an AI generated artwork. Indian courts should start engaging with the broader issue of non-human agency rather than wait for precedents to be set elsewhere. Indian school need to think beyond the banned ChatGPT mindset. Let us lead instead of only being led. अच्छा, कहने का मतलब है कि जैसे अब बाहर में देखोगे, फॉरेन में, या कहोगे कि वहाँ पे जो हमारे जजेज हैं वो भी कॉपीराइट फॉर एन AI, उन्होंने क्या हुआ, AI जनरेटेड आर्टवर्क के कॉपीराइट को रिजेक्ट कर दिया। इंडियन कोर्ट्स को भी इसमें एंगेज करना चाहिए अपने आप को, ब्रॉडर इश्यू। हाँ, कह रहा है कि सर उसको भी AI के मामले में एंगेज करना चाहिए और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। प्रेसिडेंस मतलब होता है एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम AI को केवल ऐसा नहीं, जैसे आगे बोला उसने लाइन में कि इंडियन स्कूल नीड टू थिंक बियॉन्ड द बैन ऑफ ChatGPT। मतलब इंडिया में जैसे क्या होता है, ChatGPT आने से लोग सोच रहे हैं कि ChatGPT आ गया तो टीचर सब कैसे पढ़ाएंगे या स्कूल से क्या होगा, अब तो ChatGPT पढ़ा देगा, तो इसको बैन करने के चक्कर में लोग रहते हैं, है ना। नहीं, बैन नहीं करना है हमको, बियॉन्ड द बैनिंग, मतलब किसी भी चीज़ को बैन करने से अच्छा उसका कितना यूटिलाइज कर सकते हो उस पर सोचना है। स्कूल्स को भी रीथिंक्स करना चाहिए कि ChatGPT बैन करना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करना होगा कि हमें AI के साथ चलना है। तो इंडियन कोर्ट्स को भी चाहिए कि इसमें एंगेज करें और क्या करें, एक सर वहाँ पे एग्जाम्पल सेट करें, एक माइंडसेट सेट अपना बनाएं और एक एग्जाम्पल सेट करें सर, जो कि हम लेट अस लीड इंस्टीड ऑफ ओनली बीइंग लीड। एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम AI को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन और कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उस ऐसा नहीं कि AI को एक्सेप्ट करने का मतलब बस एक्सेप्ट करने का सोच लिए अब तो एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे नहीं। उसमें रेगुलेशन ला के, उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करके और फिर हम लेड करें, न कि हम आगे से लेड करें, न कि हम किसी के द्वारा लेड किए जाए, मतलब कोई हमें और नेतृत्व करे, उसकी ज़रूरत नहीं हमें। तो इंडियन कोर्ट्स, स्कूल, इन सबको भी रीथिंक करने की ज़रूरत है इस पर। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही थी AI के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और बोल जा रहा था कि कैसे कैसे AI हमारे लाइफ में चेंज ला सकता है और हमारे गवर्नमेंट को उस पर रेगुलेशन के लिए क्या क्या करने चाहिए, और कैसे AI को केवल रिजेक्ट कर देना ही सॉल्यूशन नहीं है, AI को एक्सेप्ट भी करना है, लेकिन उसके लिए कुछ रेगुलेशन ऑथोरिटी हमें बनाने होंगे और उसको हमको आगे बढ़ चढ़ के आना होगा। ऐसा नहीं कि हम वेट करें कि अमेरिका आगे चला जाएगा फिर उससे हम सीख के तब करेंगे, हम खुद भी तो कर सकते हैं, है ना, हम खुद भी तो कर सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहा है बेसिकली। तो आओ, अब आपने पढ़ लिया, एक छोटा सा आइडिया आपको मिल गया होगा, आओ पढ़ते हैं सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। Which of the following is the author most likely to agree with? The best way to deal with the advancement of AI is to leave its regulation to market forces. Government-driven control of AI is inefficient and shall promote red tapeism. प्राइवेट कंपनी, अच्छा हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विथ। ऑथर क्या एग्री है? ऑथर आपने पढ़ा कि AI के पक्ष में था, इतना तो लगा होगा आपको पढ़ के कि AI के साथ है सर वो। तो क्या कह रहा है सर, द बेस्ट वे टू डील विद द एडवांसमेंट ऑफ AI इज टू लीव इट्स रेगुलेशन टू मार्केट फोर्सेज। चलो रखते हैं। गवर्नमेंट ड्रिवन कंट्रोल ऑफ AI इज इनएफिशिएंट एंड सेल्फ प्रमोट रेट टैपिज्म, ऐसा कुछ तो नहीं है। प्राइवेट कंपनीज विद देयर लार्ज कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन द मोस्ट एफिशिएंट, क्या ऐसा कहीं बोला कि प्राइवेट कंपनी ही जो इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही AI के लिए एफिशिएंट है? नहीं। गवर्नमेंट को लीड करने की बात कही गई थी, ये बात तो है सर। जैसे ही पढ़ा ये लाइन आ गया, हाँ सर कहा गया था कि AI के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और लीड मतलब कि उसके लिए लीड करना चाहिए सर। लीड एन इनिशिएटिव ऑफ AI रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड लीड टू एफिशिएंट आउटकम्स, और उसका एफिशिएंट आउटकम्स आना चाहिए। ये बात तो सही लग रही सर, बार बार तो यही कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट आए, रेगुलेट करे, लीड करे, यही तो बात कर रहा था, तो यही तो है सर आंसर। अगला सर, गवर्नमेंट, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मस्ट स्ट्रेंथन द मेन आर्गुमेंट्स ऑफ द पैसेज। कह रहा है इनमें से कौन सा पैसेज को स्ट्रेंथन मतलब समझते हो बच्चे? स्ट्रेंथन मतलब कि ऐसी लाइन बताओ कि जो पीछे हम बात किए हैं, जो अभी हम पैसेज में बात कर रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रेंथ करें, ना कि उसको क्या करें। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि अगर मैं कहूँ क्लैट में लाने के लिए 70 नंबर
70% नंबर अच्छे मार्क्स होंगे, और उसको लाने के लिए आपको डेली पढ़ना चाहिए रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। तो उसमें किसी ने बोल दिया कि सर डेली, हमने बोला डेली 4 घंटे पढ़ने चाहिए, लेकिन आप में से कोई बोला सर अगर 6, हम तो सर डेली 6 घंटे पढ़ेंगे। तो सर 6 घंटे पढ़ने वाला अपने व्यू को और क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है ना हमारे उसको कि हाँ सर हम ज़्यादा पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा कह रहा है सर हम तो 2 ही घंटे पढ़ेंगे, तो वो मेरे चीज़ों को क्या कर रहा है, वीक कर रहा है ना, कि नहीं सर हम तो 2 ही घंटे पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे। तो मतलब 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं सर, एक स्ट्रेंथ करता है, एक आपको वीक करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कौन सा दे रहा है इस पूरे पैसेज को, और स्ट्रेंथ जो देगा उसकी बात कर रहा है सर। तो हम पढ़ते हैं सर ये ऑप्शन पे, गवर्नमेंट दैट लीड द इनिशिएटिव ऑन रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ एआई टूल बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम देम। अच्छा, गवर्नमेंट जो क्या करेगा, लीड, यही तो बात की थी पैसेज में, इनिशिएटिव जो लेगा और क्या करेगा, एडवांसमेंट ऑफ एआई टूल्स, जितना एआई टूल्स पे वर्क करेगा, एडवांस करेगा उसको, उतना ही बेनिफिट उसको मिलेगा। ये बात तो कही गई सर, ये बिल्कुल पैसेज को स्ट्रेंथ कर रहा है। अगला देखें क्या सर, इससे ज़्यादा भी कोई स्ट्रेंथ कर रहा है तो देख लेते, नहीं तो यही आंसर होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। और गवर्नमेंट दैट डोंट एंगेज विद द जनरेटिव एआई, ये तो बात ही नहीं है सर, ये तो बात ही नहीं है। नॉन एंगेजमेंट वालों की कोई एंगेज, केवल एंगेज करने की बात है, नॉन जो एंगेज ही नहीं है उनकी बात ही नहीं करेंगे। गवर्नमेंट दैट एक्टिवली incentivize MNCs to participate in AI governance make to the most out of the advancement in the field। MNCs को ठीक है भाई, MNCs को पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाएगा, लेकिन गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो ये उतना बढ़िया तो नहीं है सर। गवर्नमेंट दैट एक्सप्लोर मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ बात की ही नहीं है, यहाँ पे बोला गया गवर्नमेंट को करना चाहिए चीज़ों को, गवर्नमेंट को लेड करना चाहिए, पब्लिक पार्टनरशिप तो सेकेंडरी पार्ट होगा सर। तो सबसे बेस्ट तो यही सर है, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, यही दे रहा है। अगला, based only on the author's statement that Indian courts should start engaging with the broader issue of non-human agency rather than the wait for precedents। अच्छा, वही कह रहा है कि कहीं और एग्जाम्पल सेट होने से बेटर है कि हम खुद ही अपना एक एग्जाम्पल सेट करें सर, उसी के बारे में कह रहा है। इंडियन कोर्ट शुड स्टार्ट एंगेजिंग द ब्रॉडर इश्यू ऑफ नॉन ह्यूमन एक्टिव एजेंसी। नॉन ह्यूमन मतलब समझते हो सर, एआई क्या है, एआई कोई ह्यूमन एजेंसी थोड़ी ना, नॉन ह्यूमन एजेंसी तो है ना। तो मैंने कहा सर कि जब उससे बात करने की, एआई से डील करने की बात आए तो गवर्नमेंट खुद एक एग्जाम्पल सेट करे। इसका मतलब क्या है, कोर्ट शुड टेक द इनिशिएटिव बाय बीइंग इनोवेटिव एंड लेइंग डाउन रूल वेयर नो प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट। अच्छा, कह रहा है सर कोर्ट्स को खुद इनिशिएट लेना चाहिए और बीइंग इनोवेटिव मतलब अपने अंदर चेंज लाते हुए कि और एक रूल बनाना चाहिए जो कि पहले से नहीं एग्जिस्ट करता। वही तो बोलना, एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, एग्जाम्पल पहले नहीं सेट है, अब तुम सेट करो। हाँ, ये हो सकता है सर। कोर्ट शुड वेट फॉर द प्रेसिडेंट, भाई दूसरे एग्जाम्पल को कोर्ट को वेट करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन द प्रेसिडेंट्स एंड डिसाइड केसेज ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशल। नहीं, ये कहीं पे नहीं बोला गया है कि कोर्ट पहले के एग्जाम्पल्स को भूल जाए और पहले के जुडिशियल विजडम को स्टॉप रिलाइंग ऑन प्रेसिडेंट, एग्जाम्पल पे रिलाइंग होना और डिसाइड केसेज ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल विजडम। ठीक है, ये ठीक हो सकता है। अगला क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट्स आर द बेस्ट पॉसिबल, कह रहा है एग्जाम्पल जो है बेस्ट पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्री डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल्स होते हैं सर, एग्जाम्पल्स हमारे पास, कह रहा है कि बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे होते हैं उससे बेस्ट पॉसिबल सेफगार्ड होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में। लेकिन सर यहाँ पे बात हो रही है एआई, तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको कुछ तो एग्जाम्पल नहीं है तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो वही कह रहा है सर कि कोर्ट शुड ये इंडियन कोर्ट शुड स्टार्ट एंगेजिंग, तो वही कह रहा है कोर्ट शुड टेक द इनिशिएटिव बाय बीइंग इनोवेटिव एंड लेइंग डाउन रूल वेयर नो प्रेसिडेंट एग्जिस्ट, है ना सर। जहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है वहाँ पे कोर्ट्स को अपना खुद का एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, है ना बच्चे। तो ये बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन था, इस दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, लेकिन हमने क्या कहा कि कोर्ट्स को ब्रॉड ये प्रेसिडेंट टू बी सेट इसे वेट नहीं करना है, खुद से करना है सर, है ना, वही चीज़। अगला सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इन्फॉर्मेशन इन द पैसेज एबव इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट नेसेसरीली बी ट्रू। अगर सारे इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़े, जो आपके दिमाग में है, एआई के बारे में आपने पढ़े, एआई के बाद आपने क्या पढ़ा, उसमें गवर्नमेंट उसमें क्या करनी चाहिए, एक्टिवली प्रोएक्टिवली लीड करनी चाहिए। दूसरा क्या पढ़ा आपने कि सर कोर्ट्स जो होने चाहिए वो भी सर एग्जांपल्स की वेट ना करें, खुद से एग्जांपल सेट करें। यही सब चीज़ें तो आपने पढ़ी। अब देखिए उनसे आपने क्या सीखे, एआई रेगुलेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर अलोन। क्या लेजिस्लेचर का केवल अलोन ये ड्यूटी है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। एआई रेगुलेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स एंड कांट बी एड्रेस थ्रू स्टैंड अलोन स्टैच्यूटरी रूल। कह रहा है सर कि यह केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट्स की, और यह कांट बी एड्रेस थ्रू स्टैंड अलोन स्टैच्यूटरी रूल। यह
एड्रेस नहीं किया, कांट बी एड्रेस्ड, मतलब इसको केवल एड्रेस नहीं किया जा सकता है स्ट्रक्चरली रूल, कुछ अस्थाई रूल बना के, कुछ छोटे एक रूल फिक्स से रूल बना के इसको नहीं हम क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। एआई रेगुलेशन इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इन्वॉल्विंग ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। एआई रेगुलेशन इज द डोमेन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री। तो बताओ कि एआई रेगुलेशन क्या होना चाहिए, क्या केवल लेजिस्लेचर की ड्यूटी है? नहीं सर, ये वाला कह रहा है एआई रेगुलेशन इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग ऑल द इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट। ये तो सर सही कह रहा है सर, ये सारे स्टेट्स जो होने चाहिए हमारे, वो सारे होने चाहिए, जुडिशरी भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए सर, केवल एक ही नहीं पार्ट रोल करेगा। तो ऑल इंस्टीट्यूशन वाला ज़्यादा सही है ना, तभी तो रेगुलेट कर पाओगे। अगला क्वेश्चन सर, बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन वीकनिंग, अच्छा वीकनिंग रेदर देन स्ट्रेंथनिंग इंडियंस पोजीशन एट द फोरफ्रंट ऑफ जनरेटिव। अच्छा, हमसे कह रहा अब स्ट्रेंथ मत दो भाई, अब तुम वीक करो इस पैसेज को कि इंडिया का क्या है पोजीशन, इंडिया का कैसा है पोजीशन एआई के क्षेत्र में, है ना बच्चे। तो कौन सा इसमें से जो है हमारा इसको वीक करेगा? पहला वाला हम पढ़ते हैं, इन्वेस्टिंग इन इंडिजिनियस एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन एंड डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल। तो बच्चे अगर इंडिजिनियस बात जैसे ही किया, इसका मतलब स्वदेशी, इंडिया खुद की चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करे, खुद का एआई बनाए, खुद का ये, तो ये तो सर बिल्कुल खुद इंडिया को ही तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इंडिया की चीज़ों की बात कर रहा है, इंडिजिनियस चीज़ों की बात कर रहा है। एक्सप्लोरिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट विद द अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट, मतलब सर हमें जो हमारे पहले के एडवांसमेंट है, जैसे चंद्रयान हमने बनाया, चंद्रयान से हम जो चंद्रयान हमारा गया, तो वहाँ से हमने पहले से उन क्षेत्र में हमने क्या हुआ है, अब चंद्रयान को सफल होने से हमारा वहाँ पर थोड़ा तो अच्छा हुआ है ना भाई, तो वहाँ से हम अपने टेक्नोलॉजी को फॉलो करें, तो ये भी तो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी को ही स्ट्रेंथ दे रहा है। तीसरा कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग जनरेटिव मॉडल्स लाइक, कह रहा है कि जनरेटिव मॉडल्स बनाने चाहिए वूडो जैसे, जो कि हमारे देखा हमने कि डिमॉन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन द अदर जुरिडिक्शन। कह रहा है एक मॉडल बनाए वूडो जैसे, जो कि हमें लगता है अभी तक इसको होल्ड पे रखते हैं। पहले अगला वाला पढ़ लेते हैं। अगला वाला लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंडिजिनियस एआई मॉडल, लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंडिजिनियस एआई मॉडल। लोकली डेवलप मतलब इंडियन, लोकल मतलब इंडिया के ही होंगे, है ना। लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी मतलब लोकल लेवल पे हम लोग टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, और एज इंडिजिनियस मॉडल एआई मॉडल, इंडियन मॉडल की तरह, या हम कहें स्वदेशी मॉडल की तरह। हमने कहा बिल्कुल सर, ये भी हमारे खुद की कंट्री की बात कर रहा है, ऐसा नहीं किसी और कंट्री से अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। तो ये तीनों तो सर स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन ये जो हमारा अगला है ये स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, ये स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, ये क्योंकि सर इंडिजिनियस चीज़ों की बात नहीं कर रहा है, ये अपने टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है, तो ये हमारा वीक कर रहा है। बाकी तीनों इंडिया के फॉरफ्रंट क्या कहते हैं, इंडिया के फॉरफ्रंट पोजीशन को स्ट्रेंथ देते हैं, ये एक अकेला है जो नहीं देता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सर क्या कह रहा है कि द ऑथर्स स्टेट्स दैट मिसिंग दिस बस विल आफ्टर ऑल बी मोर कॉस्टली। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पैसेज में डिस्कस किया कि अगर हम एआई के मामले में अपने को बस मिस करने का मतलब सर, एआई जो हमारे पास एक मौका है उसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, उसमें हम प्रोएक्टिवली हमारी गवर्नमेंट लीड कर सकती है सर, और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, हम फ्रंट से लीड कर सकते हैं, वही चीज़ बात किए थे। तो अब बोल रहा है कि इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इंडिया लीड चीप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटियर, केवल चीप रिसर्च, हमने कहा नहीं सर, ये ठीक हो सकता है वो भी करे, लेकिन केवल चीप की बात नहीं करेंगे सर, हम पूरे एआई की बात करेंगे। इंडिया वाज राइट टू लीव रेगुलेशन ऑफ चीप इंडस्ट्री एंड रिसर्च टू एमएनसी। राइट टू लीव, क्या हम छोड़ दें, इन सब चीज़ों को कह रहा है, राइट टू लीव नहीं भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब पकड़ना है। इंडिया शुड हैव प्रोएक्टिवली प्लेड अ रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू रिसर्च इन चीप टेक्नोलॉजी। देखो प्रोएक्टिवली हमने बात किया था ना, द फेल्योर टू रिस्पॉन्ड टू न्यू डेवलपमेंट इन चीप टेक्नोलॉजी वाज अ बिगर लॉस। भाई फेल्योर और लॉस की बात तो करनी नहीं है, ये भी गए, ये और ये दोनों में थोड़ा सा है, तो इन दोनों में हम कह सकते हैं सर, दोनों में सबसे बढ़िया कौन कह रहा है, इंडिया शुड हैव प्रोएक्टिवली प्लेड अ रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू रिसर्च टेक्नोलॉजी, बिल्कुल यही होगा सर। अगला स्लाइड हमारा तीसरा स्लाइड, 2 स्लाइड हम लोगों ने कर लिया, जहाँ तक जो चीज़ें समझ में आई होंगी आपको, है ना। तीसरे स्लाइड पर चलते हैं सर। इमेजिन यू हैव जस्ट बीन अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट फॉर
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज एक्सपीरियंस डिक्लाइन इट्स प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अच्छा, द कंपनी प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द ओवरऑल आउटपुट। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द रूट्स कॉजेज ऑफ दिस डिक्लाइन एंड रिकमेंडेड सॉल्यूशंस। एज यू बिगिंस योर इन्वेस्टिगेशन यू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अच्छा, कह रहा है कि हम अगर आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कंसल्टेंट बना दिया जाता है, अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट, जो कि एक डिक्लाइन कर रहा है, जो कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी उसकी क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। हाँ, कंपनी प्रोड्यूसेस जो है कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है एंड द मैनेजमेंट इज कंसर्न अबाउट द ओवरऑल आउटपुट। जो मैनेजमेंट है वो ओवरऑल आउटपुट के बारे में लेकर बहुत कंसर्न है। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन। अच्छा, आपको क्या कर दिया कि आप कंसल्टेंट है, आपको एक कंपनी जो कि धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो रही, कम हो रही है, आउटकम कम हो रहा है, तो उसी को पता करना है कि उसकी रूट कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। क्या पॉइंट दिए गए हैं सर? अच्छा, ये पॉइंट देखो बच्चे, ये कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ये कुछ पॉइंट्स है। देखिए, पहला पॉइंट्स ये है, पहला पॉइंट्स है ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स है ना बच्चे। अब इन पॉइंट्स को आपको पढ़ने। एज यू बिगिन योर इन्वेस्टिगेशन यू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? द कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम दैट इज मोर ऑटोमेटेड बट रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स। कह रहा है कि सर जो रूट काज है, इस 4 चीज़ें दे रहे हैं जो कंपनी ने किया है अपने अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है, आउटपुट कम आ रहा है। तो इन चारों चीज़ों को पढ़ो और रूट कॉज बताओ क्या होगा। तो पहला कह रहा है कंपनी ने एक नया प्रोडक्शन सिस्टम यूज किया है जो कि ऑटोमेटेड है, लेकिन उसके लिए जो कि बहुत ही ऑटोमेटिक टाइप सा है, लेकिन सर उसके लिए आपको बहुत स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी। ठीक है। दूसरा, द वर्कफोर्स हैज रिपोर्टेड अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। जो वर्कफोर्स है, जो लेबर है, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी और जॉब सेटिस्फेक्शन, उनको लग रहा है कि जॉब से उनको सेटिस्फाइड नहीं हो अपने जॉब से, विच हैज लेड टू इंक्रीज द अब्सेंटेशन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग अब्सेंट हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा लोग क्या हो रहे हैं, आ नहीं रहे। तीसरा बच्चे, द कंपनी देयर हैव बीन सेवरल ब्रेकडाउन इन न्यू मशीनरी लीडिंग टू प्रोडक्शन डिलेज एंड क्वालिटी। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं कंपनी, जो हमने नया मशीन लगाया है उसमें, जिसके कारण प्रोडक्शन में डिले हो रहा है और क्या हो रहा है, क्वालिटी इश्यू आ रही है। द कंपनीज कंपटीटर्स हैव एडॉप्टेड सिमिलर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज एंड आर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी हैव इंक्रीज इन रिसेंट। और ऐसा ही जो कंपटीटर कंपनी, हर कंपनी का अपना एक कंपटीटर होता है, तो कंपनी के कंपटीटर्स जो है उन्होंने भी सेम AI, सेम मशीन AI जो हमारा सेम हमारा ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी यूज किया है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है ना, तो उनका और कस्टमर कंप्लेन भी उनके पास कम आ रही है ना, वो भी रिड्यूस हुई है ना। तो बता, अब इन सबको पढ़ने के बाद आपको क्या हुआ कि आपको अब आंसर देना है। तो कहने का मतलब है आप एक कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए किसी कंपनी में, जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स थी लिस्ट कर दी गई। अब आपको बताना है कि सर किस कारणवश से आपका जो होगा, अब क्वेश्चन पूछेगा जैसा वैसा आंसर देंगे। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल रूट कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। The introduction of a new production system, lack of motivation and job, increased absenteeism, breakdown in message। देखो चारों चीज़ें तो है सर, चारों चीज़ें हैं, चारों का ही एक कारण है। कह रहा है इसमें से रूट काज कौन सा होगा जिसके कारण प्रोडक्शन कंपनी का कम हुआ है। तो बच्चे मैंने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है सर, कोई नया चीज़ आता है तो लोग को सीखना पड़ता है, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके कारण भी हो सकता है। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द वर्कफोर्स, ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म, मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम, अगर ज़्यादा एब्सेंट होंगे तो कहाँ से प्रोडक्शन होगा, नहीं होगा। ब्रेक डाउन इन मशीनरी, ये भी हो सकता है। अब सर ये चारों सही लग रहे हैं, लेकिन हमको तो सबसे बेस्ट चाहिए। तो बेस्ट सर, अब नया मशीन आया है ना, नए लोग तो नहीं ना आए, मशीन तो नया आया, तो वो एक तो रीज़न हो सकता था सर, कि उसके लिए रीज़न अगर होता है तो वो ठीक है सर, वो कुछ दिनों में सीख के हम लोग सही कर लेंगे। नया मशीन आया तो उसको सीख के सही कर लेंगे। अब्सेंटिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि लोगों को कुछ चीज़ें पसंद ना आ रही हो, तो अब्सेंटिज्म एक डायरेक्ट हमारा नहीं हो सकता है कोई रूट कॉज, इसका कुछ पीछे रीज़न अलग भी हो सकता है। और ब्रेक डाउन इन मशीनरी अगर हो रहा है तो उसको बना के सही कर सकते हैं। लेकिन लैक ऑफ मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन अमंग द वर्कफोर्स, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये तो आदमी वही है, तो पहले काम कर रहे थे, अब तो नया मशीन आ गया, अब तो और अच्छे से करना चाहिए। तो इनके अंदर लैक ऑफ मोटिवेशन है, ये सबसे मेन है ना। किसी भी कंपनी का अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप के फेल होने के चांसेस क्या है कि आपके अंदर लैक ऑफ ज़्यादा, जब हमारे पास मोटिवेशन होगा तब। टीचर कितना मोटिवेट है उसमें मैटर नहीं करता, आप कितना मोटिवेट है इससे मैटर करेगा ना भाई। मैं कितना बढ़िया आपको ऑनलाइन सुविधा दे रहा हूँ उससे मतलब नहीं है, आप जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक नहीं होंगे। तो सबसे बेस्ट यही ऑप्शन है। अगला बच्चे, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। अगला सर कह रहा है व्हाट मेक्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन सिस्टम अ पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द डिक्लाइन इन एफिशिएंसी।
The system is highly automated. It requires specialized operator. The machinery is prone to breakdown. Competitors have adopted similar technology. What makes the introduction of the new production system a potential contributing factor to the decline in efficiency? कह रहा है सर कि क्या नए प्रोडक्शन सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने से कौन सा ऐसा पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिव फैक्टर होगा टू जो डिक्लाइन करेगा एफिशिएंसी को, टू डिक्लाइन द इन एफिशिएंसी। अच्छा, हमसे कह रहा है सर कि दिस सिस्टम इज हाईली ऑटोमेटेड। ऑब्वियस सी बात है सर, ये कर सकता है। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर। जब नया सिस्टम आएगा तो उसको क्या होंगे सर, ऑपरेटर स्पेशलाइज्ड चाहिए होंगे, है ना, स्पेशलाइज्ड चाहिए होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, डिक्लाइन होगा एफिशिएंसी में। तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा, है ना। इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स। अगला सर, व्हाट इज़ द क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन द कंपनी सिचुएशन एंड दैट ऑफ इट्स कंपटीटर्स? मैंने कहा बोथ द कंपनी एंड इट्स कंपटीटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। दोनों ने कहा है सर, दोनों ने कह रहा है सर क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन द कंपनी सिचुएशन एंड दैट ऑफ इट्स कंपटीशन। हमने कहा कंपनी और जो कंपटीटर है दोनों की बात की जा रही है, तो कह रहा हूँ उनमें क्या क्रिटिकल डिफरेंस है। बोथ द कंपनी एंड इट्स कंपटीटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्शन। दोनों ने किया, ये बात तो सही है। द कंपटीटर हैव एक्सपीरियंस इंक्रीज कस्टमर, बिल्कुल सही ना। कंपटीटर ने क्या एक्सपीरियंस किया है, इंक्रीज कस्टमर कंप्लेन? नहीं, कंपटीटर ने तो अच्छा आउटकम दिया है। द कंपनीज वर्क फोर्स लैक मोटिवेशन। हाँ, कंपनी का ये वर्क फोर्स जो है वो लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन को लेकर, है ना। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये उन दोनों में आपस में डिफरेंस है। उसकी कंपनी के वर्कर्स क्या है सर, उसकी कंपनी के वर्कर्स का जब आउटपुट अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होंगे, उनके मोटिवेशन ज़्यादा होगा। तो ये सर, ये बाकी ब्रेकडाउन की बात नहीं की गई, यही एक चीज़ है जो इसके में अलग है। अगला सर, हाउ माइट द इंक्रीज्ड अब्सेंटिज्म अफेक्ट प्रोडक्शन? अब भाई जब जितने कह रहा है सर, जो अब्सेंटिज्म हो रहा है, मतलब लोग कम आ रहे हैं जॉब करने, उसके कारण क्या होगा भाई, लोग जब कम आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग कम आएंगे तो काम कम होगा, और काम कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। तो भाई ऑप्शन कौन सा? इट माइट लीड टू इंक्रीज क्वालिटी। क्वालिटी इश्यू तो बाद में बात होगी, जब काम होगा तब ना क्वालिटी इश्यू होगी। इट माइट रिजल्ट इन लॉन्गर मशीनरी बैकग्राउंड। कोई बात नहीं, इसका तो कोई बात ही नहीं है सर। इट कुड लीड डिले इन प्रोडक्शन। भाई जितना ज़्यादा लोग कम आएंगे उतना ही कम काम होगा, उतना ही कम प्रोडक्शन होगा, तो उतना ही डिले होगा प्रोडक्शन में। ऑब्वियस सी बात है, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू एड्रेस द डिक्लाइन इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी? हायर मोर स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर फॉर द न्यू पर्सन, इंप्लीमेंट मोटिवेशन। बच्चे ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर हायर करोगे नए सिस्टम में तो ठीक है, होगा, अच्छा बात है, वो तो हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है सही। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? इंप्लीमेंट मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोग्राम। ये ज़्यादा होगा सर, क्योंकि हमारे पास जो वर्कर्स हैं जो हैं अवेलेबल, वो मोटिवेटेड ही नहीं है काम को लेकर। तो हम नया हायर कर लेंगे तो जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो जब मोटिवेटेड नहीं है वो तो काम आज भी वैसा ही करेंगे। तो बिल्कुल पहले मोटिवेशन होना चाहिए, उसके बाद ना तो सबसे बेस्ट ये होगा। बाकी चीज़ों को पढ़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगला हमने कहा सर, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी? कह रहा है सर कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेन। अच्छा, कह रहा है कि सर जो हमारे कस्टमर कंप्लेंट्स आ रहे हैं उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, क्या उसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आगे चल के, उसके हमारे कंपनी पर क्या असर पड़ेगा या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, है ना सर, उसकी बात कर रहा है। तो इट इंडिकेट दैट द कंपनी। अच्छा, ऑब्वियसली बताओ, जब आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कंप्लेन आएगा तो लोग आपसे लोगों की आपसे क्या होगी, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, लोग आप पे बिलीव कम करेंगे, आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा विश्वास नहीं दिखाएंगे, ऑब्वियसली बात है। इट इंडिकेट दैट द कंपनीज कंपटीटर्स आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग क्वालिटी। भाई कंपनी का कंपटीटर तो बढ़िया चल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ये तो ऑप्शन गलत है। इट सजेस्ट दैट द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इट सजेस्ट दैट द कंपनीज, कहाँ भाई कंपनी के प्रोडक्ट अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को मीट करते तो कंप्लेन क्यों आता? इट मे लीड टू लॉस ऑफ कस्टमर्स एंड रेपुटेशन डैमेज। बिल्कुल, रेपुटेशन आपकी कम हो जाएगी, कस्टमर आपके चले जाएंगे, ये ज़्यादा बेटर है। अगला लास्ट पैसेज हमारे पास ये है, लास्ट पैसेज है, इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना। आप तब तक इस पैसेज को पढ़िए, फिर हम आते हैं इस पर, है ना। पढ़िए, फटाफट पढ़िए।
हाँ जी, फटाफट से अब शुरू करते हैं, है ना। सर लास्ट हमारा पैसेज है ये हमारे पास, इन अ वर्ल्ड वेयर एस्पिरेशंस फॉर अपवर्ड मोबिलिटी आर फर्वेंट। अच्छा, कह रहा है सर ऐसी हम इस दुनिया में है सर जहाँ पर लोगों को ऊपर जाने की बहुत उत्सुकता है, मतलब किसी भी चीज़ में, है ना। जैसे ईगरनेस है, फर्वेंट मतलब ईगरनेस, फर्वेंट मतलब क्या होता है, ईगरनेस, किसी भी चीज़ को करने का ईगरनेस, है ना। द अपॉर्चुनिटीज फॉर अचीविंग सच ड्रीम्स रिमेन्स लिमिटेड, लेकिन उनको ड्रीम्स को अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है सर। सबको ऊपर तो जाना है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। आगे कह रहा है, व्हेन वन जनरेशन फॉल्स शॉर्ट, जब कोई जनरेशन पीछे रह जाती है या नहीं कर पाती कोई चीज़, तो मेंटल ऑफ एम्बिशन पासेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो अपना जो एम्बिशन था वो दूसरे बाप का, अपने पिताजी का, या जो कह सकते हो घर में जो भी बड़ा है, हम अपना जो ड्रीम होता है अगर हम नहीं पूरा करते तो हमारे अंदर एक आता है कि हम अपने बच्चे पे उसको लाद दें, है ना, वो वाला, है ना। सर अगला कह रहा है, एम्बेडिंग विद इन इट अ हैवी बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलिंग टू मीट दिस एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू प्रोफाउंड सारो एंड द डियरेस्ट केसेज इवन टू सुसाइड। वही कह रहा है सर कि जो हम अपना जनरेशन बाई जनरेशन अपने ड्रीम्स को अपने बच्चे पे डालते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, धीरे धीरे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ के तले दबने लगता है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है वो दुखी होता है, डिप्रेस होता है और फिर कभी कभी सुसाइड भी कर लेता है। अगला क्या कह रहा है सर, इट्स इन द लैंडस्केप दैट coaching institute assume a significant role cultivating an atmosphere of uncertainty among students and parents. A stark discrepancy emerges between preparation for board examination and quantitative test। कहने का मतलब है सर कि ये सब जो व्यू है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो इसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि सर वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर कल्टिवेट कर रही हैं, तैयार कर रही हैं जो कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के अंदर एक अनसर्टेनिटी ला दे, और एक वो क्या कर रहे हैं, वो प्रिपरेशन, जैसे वो क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे एक इमर्जेस बिटवीन, वो एक ला रहे हैं ऐसा उनके अंदर कि बोर्ड्स एग्जाम अलग होता है और कम्पिटिटिव एग्जाम अलग होता है, उसकी तैयारी अलग होगी, इसकी तैयारी अलग होगी। वो एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिए हैं वो लोग। द कोचिंग इंडस्ट्रीज मैसिव मार्केटिंग कंपेन्स फर्दर exhibit the situation with some strategy veering into ethical gray areas the test themselves। कह रहा है कोचिंग इंडस्ट्रीज के जो कुछ मार्केटिंग स्ट्रीम है वो और ही ज़्यादा इसको धूसर कर रहे हैं और ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, गंदा बनाए जा रहे हैं सर। आगे क्या कह रहा है, द कोचिंग इंडस्ट्रीज, अच्छा अगला हमारा क्या था, द टेस्ट themselves designed to be more challenging than standardized exam set the stage for feeling ऑफ इनडिक्वेसी एंड सेल्फ डाउट व्हेन नॉट कॉन्फिडेंट। कह रहा है टेस्ट को इतना ज़्यादा टफ बनाया जाता है जो कि सिलेबस, ऑब्वियस सी बात है सर, IIT की तैयारी करने जाइए आप तो देखिएगा आपको 11-12 का बच्चा के लिए सर पेपर कितना आसान होता है, NCERT 11-12 बोर्ड्स के एग्जाम, लेकिन सर वही जब कंपटीशन में जाना है तो उसी बच्चे से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे दब जाते हैं, डाउट में चले जाते हैं, ये इतना टफ कैसे होगा, है ना। तो वही चीज़ बात कर रहा है। आगे क्या कह रहा है सर, आगे आवर एजुकेशन सिस्टम इज टेलर टू गॉज एन इंडिविजुअल मेरिट्स थ्रू एग्जामिनेशन। कह रहा है कि सर हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिविजुअल मेरिट, कह रहा है एक छोटे से एग्जाम पे डिपेंड करता है आपका, मतलब अभी सी बात है, आपको क्लेट में एडमिशन तभी मिलेगा, आपने 12th कितने भी अच्छे से पास किया हो कोई मतलब नहीं है, मिलेगा तब जब आप क्लेट का एग्जाम क्लियर करोगे। एक छोटा सा एग्जाम ही आपको एडमिशन को दिलाएगा। तो वही कह रहा है एक सिंगल एग्जाम से ये लोग बात ही क्यों करते हैं, इंडिविजुअल एग्जाम पे ये लोग क्या करते हैं सर, आपके एजुकेशन सिस्टम आपका एक आपको तौलता है, गॉज करता है, मतलब नापता है आपकी एबिलिटी को। एमिनेंट थिंकर माइकल जे सैंडल डब्स दिस सिस्टम द ट्रेनिंग ऑफ मेरिट। उन्होंने एक ट्रेनिंग ऑफ मेरिट इसको कहा, सेंटिमेंट इकोड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, एक थिंकर थे, उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है वो ट्रेनिंग ऑफ मेरिट है। आगे क्या कह रहा है सर, द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्डिंग द ओबीसी रिजर्वेशन जजमेंट द कोर्ट कॉल्ड फॉर अ डीपर इवैल्यूएशन ऑफ द आइडिया ऑफ मेरिट हाईलाइटिंग इट्स नॉन नेचर। अच्छा, ओबीसी रिजर्वेशन के टाइम में जजमेंट ने, कोर्ट ने कहा कि आइडिया ऑफ डीपर एवेल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ मेरिट, जो मेरिट का आइडिया है ना, जैसे लोग जज कर लेते हैं या जो हमने एक मापदंड रखा है किसी एग्जाम को, एक किसी एडमिशन का ही ले लो कि एक एग्जाम दो और पास हो जाओ और चले जाओ, बाकी और एग्जाम मैटर नहीं करते, तो उसको हमें क्या करना चाहिए और डीप इसकी एवेल्यूशन की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा मेरिट एज कॉन्सेप्ट रिमेन्स श्राउडेड इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑफन गोज इन एग्जामिन विद इन स्कूल सर्कुलर। मेरिट एज कॉन्सेप्ट जो कि हमारे स्कूलों के एग्जाम में उस केस में उन्होंने तो कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे स्कूल्स के एग्जाम, स्कूल्स जो हो गए हमारे या जो हमारे
स्कूल करिकुलम है उसमें इसको आज भी क्या हुआ सर, ऑफन गोज अनएग्जामिन, आज भी इसको एग्जाम इसका मतलब चेक नहीं किया, इसको क्या नहीं किया जाता है, इसको नहीं कंसीडर किया जाता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल एग्जाम्स हमारे मेरिट के आधार नहीं होने चाहिए, वो आज भी स्कूलों में नहीं अप्लाई हो रहा है। एडॉप्टिंग टू न्यू लिविंग अरेंजमेंट, सोर्सिंग नर्सिंग मील्स, battling isolation and grappling with commutes from the backdrops against which education unfolds. For marginalized communities and gender minorities, these hurdles are often amplified. Social media algorithm mental health concerns. So, अच्छा कह रहा है अडॉप्टिंग टू न्यू लिविंग अरेंजमेंट, सोर्सिंग नर्सिंग मिल्स, बैटलिंग आइसोलेशन एंड गैपलिंग विद द कम्यूट्स फ्रॉम द बैकड्रॉप्स अगेंस्ट विच एजुकेशन अनफोल्ड्स फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड जेंडर माइनॉरिटीज, दीज हर्डल्स आर ऑफन एम्प्लॉयड। सोशल मीडिया एल्गोरिदम exacerbate mental health concerns, showing illness, loneliness and impeding attention span and creativity. Technology emerges as a potential equalizer in this landscape. Online platform new offer. अच्छा कह रहा है सर adopting new arrangement, sourcing nursing meals, battling isolation and grappling with commutes from the backdrop again। अच्छा वही कह रहा है कि नए अरेंजमेंट को अडॉप्ट कर, यहाँ से आते पीछे से, कहाँ से भाई ये हुआ नहीं, उसके बाद कह रहा है कि नए अरेंजमेंट्स को अडॉप्ट करते हुए, और क्या सर, सोर्सिंग नर्सिंग मिल्स मतलब खाने वाने की बात कर रहा है कि अच्छे सोर्सिंग नर्सिंग मिल, बैटलिंग आइसोलेशन अलगाव मतलब लोग क्या है पढ़ाई के चक्कर में जब कोटा में बच्चे जाते हैं उसी की बात कर रहा है कि कोटा में जैसे बच्चे जाते हैं तैयारी करने तो वो पहले तो वहाँ पे न्यू अरेंजमेंट को क्या करते हैं सर, न्यू लाइव अरेंजमेंट्स को उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर वहाँ पे खाने वाने का जो सिस्टम है उसको ऑब्जर्व कर, वो खाना कैसा है कैसा नहीं है, बाहर जाते हो जब कभी जाओगे हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं लगेगा तो भी रहोगे, फिर वहाँ पे आइसोलेटेड हो जाओगे पूरी दुनिया मतलब अपने घर वालों से, तो वहाँ जाके एक अकेलापन रहेगा। एंड ग्रैपलिंग विद द कम्यूट फ्रॉम द बैकड्रॉप्स अगेन, और वहाँ पे जाके फेल्यूर्स है ना सर, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे पढ़ाई में थोड़ा सा क्या होगा, दूसरों को देखोगे थोड़ा डर मतलब होता है जब कहीं नई जगहों पे जाओ पढ़ाई करने, तो उसकी बात कर रहा है। और फिर आगे बोल रहा है फॉर मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड जेंडर माइनॉरिटीज़ दीज हर्डल्स आर ऑफन एम्प्लीफाइड। जो मार्जिनाइल कम्युनिटीज़ हैं और जो जेंडर माइनॉरिटीज़ हैं है ना, जो मार्जिनाइल कम्युनिटीज़ हैं और कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए ये चीज़ें और क्या है, दीज हर्डल्स और ऑफन और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है मतलब और ज़्यादा हो जाती है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम exacerbate mental health concerns, showing loneliness and impeding attention span and creativity। सोशल मीडिया जो है हमारा वो और ज़्यादा हमारे मेंटल हेल्थ को क्या करता है सर, एक्जरबेट करता है मतलब और ज़्यादा बढ़ाता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाता है। शोविंग लोनलीनेस, जैसे सोशल मीडिया पे हम थोड़े दुखी हुए तो हमने रील खोल लिया और रोने वाले गाने सुने जा रहे हैं है ना, तो और लोगों से और फिर कुछ लोगों से ऐसे जुड़ जाते हैं जो कि सोशल मीडिया हमें और क्या कर रहा है सर, हमारी क्रिएटिविटी को ख़राब कर रहा है, इम्पेडिंग अटेंशन है ना। ऑब्वियसली बात है सोशल मीडिया जितना यूज करोगे आपकी क्रिएटिविटी उतनी ही खराब होगी। आगे बात कर रहा है सर, टेक्नोलॉजी इमर्ज एज पोटेंशियल इक्वलाइजर इन दिस लैंडस्केप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नाउ ऑफर प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ द वंस होम। कह रहा है सर टेक्नोलॉजी जो हुए कहीं पर अच्छे भी हुए कहीं भी ख़राब भी हुए, तो वहीं पे अगला लाइन में बात कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आए वो हमारे लिए क्या हुए सर, एक तरह से देखा जाए तो ये कुछ अच्छा हुआ सर हमारे साथ, ये बच्चों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या कि ये क्या कर रहा है सर कि ये कहीं से भी आप अपने घर से भी बैठ के पढ़ सकते हैं, तो ये एक अच्छा चीज़ हुआ सर कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नाउ ऑफर प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ वंस होम्स। गवर्नमेंट क्यूरेटेड और मार्केट ड्रिवन कंटेंट्स कुड usher in a new era of accessibility। गवर्नमेंट क्यूरेटेड मार्केटिंग ड्रिवन, कह रहा है सर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हुए वो हमारे लिए कंफर्ट दिए, जो कि हमारा मार्केट ड्रिवन कंटेंट जो हमारे नए एरा के एसेसिबिलिटी मतलब इस पूरे सोसाइटी में जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम कोटा वाला, इस बेसिकली कहाँ से एक्सटेंड किया है, कोटा में सर, कोटा में जो सुसाइड हो रहे हैं उस पर कि जो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम बन गया है उसमें कह रहा है सर कि ये चीज़ें हुई, लेकिन ये लास्ट में लाइन एक जो इंक्लूड किया है ऑनलाइन एजुकेशन की कि उसके आने से चीज़ें थोड़ी बदली, लोग घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं पढ़ूँ कि इस पूरे पैसेज का जो थीम यही था सर कि ये एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है कैसे गंदा हुआ, कैसे जो बच्चों पे प्रेशर हो रहे हैं, सपने इतने बड़े बड़े देख रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए कोचिंग वाले इतने सारे कोचिंग इंडस्ट्री ने जो पूरा सिलेबस और फिर हर एग्ज़ाम्स का बोर्ड्स का अलग सिलेबस है, घर और आईआईटी मतलब कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो उसके लिए अलग सिलेबस है और उसका लेवल अलग है, बोर्ड्स का लेवल अलग है। इस चीज़ में जो बच्चा होता है उस छोटी सी एज में दब जाता है, कई बार डाउट में आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें गलत कर लेता है। उन्हीं सब चीज़ों पे बात की गई है ना।
चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली लीडिंग टू सुसाइड अमंग द स्टूडेंट्स। कह रहा ऑथर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा लाइकली लीडिंग सुसाइड को, नॉट लाइकली कह रहा है कि कौन है जो सुसाइड को लीड नहीं कर रहा है, मतलब इनके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सुसाइड की तरफ नहीं ले जाता है। इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो गलत होती है उसके कारण बच्चा सुसाइड कर लेता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता सर। बर्डनिंग ऑफ एम्बिशन बाय वन जनरेशन, एक जनरेशन का बोझ दूसरे जनरेशन पे देना, बिल्कुल पहली लाइन में ये बात हुई थी कि हम अपनी एक जनरेशन का हम नहीं पूरा कर पाते तो अपने दूसरे जनरेशन पे देते हैं और उसके बोझ में दब जाता है। क्रिएशन ऑफ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्टाइल मतलब सर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देना कि बच्चे क्या हों सर, बहुत कंफ्यूज हो, है ना, तो सर बिल्कुल ये भी एक कारण है। डी, लिविंग इन अ सराउंडिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, लिविंग इन अ सराउंडिंग विथ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, सर ए तो और ये डी। अब इन दोनों में चलते सर। इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है सर। लिविंग इन अ सराउंडिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो मैं कहूँ सर इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये एक इनडायरेक्ट वे हो सकता है कि सर उसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेके स्टूडेंट आया और उसने ये कर लिया। और दूसरा, लिविंग इन अ सराउंडिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, क्या बच्चे अगर आप किसी ऐसे सराउंडिंग में रहते हो जिसके बैकग्राउंड अलग हैं, कल्चर अलग हैं, तो क्या आप सुसाइड कर लोगे इससे? नहीं, ये तो एक रीज़न नहीं हुआ सर। तो कह रहा है एज पर द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली, हमको तो लग रहा है यही ऑप्शन सही होगा कि लिविंग इन अ सराउंडिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, है ना। लेकिन मैंने आंसर में देखा है तो इस पर भी टिक मारा गया है, इस पे इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, शायद आंसर में इसको मारा गया है, लेकिन अगर मुझे पढ़ के देखा जाए तो मुझे लगता है कि आंसर ये होना चाहिए, है ना। आप लोग भी चेक करिएगा, मुझे ये लगता है क्योंकि ऑप्शन में ये आंसर में शायद ये दिया गया है, लेकिन अभी तक मुझे इस पर बहुत श्योरिटी नहीं है। मैंने पढ़ा जैसे इस पैसेज को, तो मुझे जहाँ तक लगा कि बच्चे क्या आपको लगता है कि लिविंग इन अ सराउंडिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर वो एक सुसाइड का कारण हो सकता है? नहीं, हम लोग, हमारा इंडिया ही क्या है, तब तो पूरा इंडिया ही सुसाइड कर लेता है ना। इंडिया ही हमारा क्या है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट लोग हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा परफेक्ट आंसर मुझे लगता है, तो यही आंसर होना चाहिए, है ना। बाकी आंसर्स में क्या है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना, मुझे ये आंसर लगता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? 20th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम एज पर द ओपिनियन ऑफ द ऑथर। कौन सा इनमें से ऐसा है इज नॉट रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम एज फॉर द ओपिनियन? अच्छा, इज नॉट ट्रू कह रहा है सर। एजुकेशन सिस्टम क्या है अपना, कैसा है एजुकेशन सिस्टम हमारा? क्या है सर, अगर हमने देखा कि हमने जो पैसेज पढ़ा उसमें कह रहा था आइडिया ऑफ मेरिट की बात कर रहा था, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो एक सिंगल एग्जामिनेशन और कह रहे थे एक एग्जामिनेशन पे लोगों के मेरिट को जज करता है। या हमने जो अभी पैसेज में पढ़ा, तो पैसेज में जो पढ़ा वो चीज़ें आपको याद होंगी, नहीं याद होगी तो एक बार बैक जाइएगा, है ना। अब हमने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम। पहला, इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल बात है, आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। दूसरा, मेरिट ऑफ द स्टूडेंट इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर, merit of the student is not the determining factor. Examination plays a pivotal role in the education system. Examination play, बिल्कुल बात सही कह रहा है सर। An individual's merit cannot be identified without examination. अभी हम लोग जो जिस सिस्टम में है उसमें एक इंडिविजुअल का मेरिट जो है कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एग्जामिनेशन, एंड इंडिविजुअल मेरिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एग्जामिनेशन। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है कि आज का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में ये बात नहीं होती सर कि मेरिट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट इज़ नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये ज़्यादा सही है सर, यही सही होगा आपका ऑप्शन, क्योंकि उसने बोला कौन सा आज के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से सही नहीं है। तो आज के एजुकेशन सिस्टम कभी भी इस एग्ज़ाम के परे बात करता ही नहीं। अगर आपने एग्जाम में अच्छा किया तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, अदरवाइज यू आर अ बैड स्टूडेंट। तो आज का एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा ही है, तो वहाँ पे ये बात नहीं आई थी, बाकी और तीनों आती हैं। चौथा 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ मेरिट एज पर द अबव मेंशन्ड पैसेज। कह रहा है आइडिया ऑफ मेरिट क्या है? आइडिया ऑफ मेरिट यही ना कहता है कि एक सिंगल एग्जाम जो होता है वो आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करता, वो आपके कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता, यही तो आइडिया ऑफ मेरिट कहता है। आइडिया ऑफ मेरिट यही तो कहता है, पैसेज में यही तो हमने पढ़ा था। तो ट्रू मेरिट इज मल्टीफेसेटेड
एंड एक्सटेंड बियॉन्ड परफॉर्मेंस इन अ सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिल्कुल बात सही है। ट्रू मेरिट जो है सर वो मल्टी फेसेटेड है ना सर, वो बियॉन्ड द परफॉर्मेंस एक सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये ज़्यादा सही है। बाकी ऑप्शन परवेसिव इनइक्वालिटीज कैन ओनली आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ सिंगल कॉम्पिटिटिव, ये तो सर सिंगल की बात कर रहा है। ट्रू मेरिट इज नॉट मल्टीफेसेटेड एंड डज नॉट, ये तो होगा ही नहीं सर, ये दोनों तीनों गलत। और ये चौथा, द स्कूल एजुकेशन इंश्योर्स द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, भाई स्कूल्स में आइडिया ऑफ मेरिट कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है, कहाँ पढ़ा आपने कहीं पैसेज में, ये देखो लास्ट में ही लिखा है ये चीज़ कि ऑफन कॉन्सेप्ट रिमेंस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑफन गोज अनएग्जामिन्ड विद स्कूल करिकुलम। मेरिट, आइडिया ऑफ मेरिट को उसने लिया ही नहीं है ना। आइए अब आते हैं सर, 19वां हो गया, 20वां हो गया, 19वां हो गया है ना, अगला 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 20वां हो गया, 21वां। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन, और ये हो गया अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द इनइक्वालिटीज मेंशन बाय द ऑथर। इनइक्वालिटीज मेंशन बाय द ऑथर, अच्छा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अच्छा, इनइक्वालिटीज कह रहा है कि जो मेंशन किया गया है ऑथर द्वारा इस पैसेज में, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन, भाई डिफरेंस है, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज के एग्जाम में डिफरेंस होता है, तो ये तो नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम एकोमोडेट द इनइक्वालिटी, ऑब्वियस ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम एकोमोडेट द इनइक्वालिटी, बात तो सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लीड टू सोशल इक्वलिटी, कहाँ से भाई सोशल इक्वलिटी लाता है, ये तो लोगों में क्या करता है और ज़्यादा डिप्रेशन डालता है, और ज़्यादा उनमें क्या होता है अनइक्वलिटी लाता है। तो सर दूसरा, देयर आर एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज विच आर इनलार्ज बाय द कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल बात है सही सर, एग्जिस्टिंग इक्वलिटीज तो देयर आर जो हमारे यहाँ वो और ज़्यादा कर दिया जाता है किसके द्वारा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा। तो सबसे दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा कौन है यहाँ पे, कहीं तो बोला गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे एग्जाम से हम लोगों को जज करने लगते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ने इनइक्वालिटीज को और ज़्यादा क्या कर दिया है, इनलार्ज कर दिया है। Which of the following statement reflects the use of online platforms for education as per the author? It provides equal opportunity to all the students irrespective of cost or creed. It encourages the students to prepare for the examination. It should be the only means to education. It cannot be accessed by the majority of the people due to technological. कह रहा है सर which of the following statement reflect use of online? Online platform को reflect statement कह रहा है use of online platform for education. Author के according क्या होना चाहिए use of ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से क्या क्या हुआ बच्चे, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट इरेस्पेक्टिव और कॉस्ट ऑफ की, ठीक है। इट इनकरेज द स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ये भी सही है, हो सकता है। इट शुड बी द ओनली मीन्स ऑफ, नहीं ये नहीं है। इट कैन नॉट बी एसेस्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ये दोनों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव हमको जितना ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकता है उतना पॉजिटिव पर रहेंगे, ये भी निगेटिव बात कर रहा है। अब इन दोनों में से कन्फ्यूजन है सर, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को देता है इरेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड क्रीड, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कुछ हद तक देता है, लेकिन हर हद तक नहीं। अब कहीं कहीं पर इंटरनेट नहीं, कहीं कहीं पर किसी के पास उतना भी पैसा नहीं कि ऑनलाइन अफोर्ड कर पाए, है ना, तो सबके लिए तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ जिनके पास अफोर्डेबल है वो कर पा रहे हैं। और दूसरा ये कह सकते हैं सर कि ये लोगों में थोड़ा सा इंकरेजमेंट लाता है, जैसे कुछ लोगों के पास थोड़े पैसे हैं तो वो भी इंकरेज हो जाते हैं सर कि हाँ पढ़ लें, अब पैसे ही नहीं है तो उसके लिए इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, ये है ना, इक्वल सबके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकता, ऑनलाइन भी नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के पास ऑनलाइन भी पे करने के पैसे नहीं होते। तो भाई इट इनकरेज द स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ये विल बी करेक्ट, इट विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ चैलेंज फॉर क्वालिटी एजुकेशन? इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, क्या भाई सोशल मीडिया चलाओगे तो क्या पढ़ाई अच्छी होगी? नहीं, ये तो है सर, ये तो गलत है, ये तो है, ये मतलब इन्फ्लुएंस करता है, ये तो आपकी पढ़ाई को चैलेंज करता है सर। दूसरा, मेंटल हेल्थ ऑफ द सिस्टम, भाई मेंटल हेल्थ नहीं रहेगी तो क्या तुम पढ़ लोगे? नहीं, ये भी सही है सर। ये विच ऑफ द, ये हमारे क्या होता है, सही का मतलब मैंने कहा कि जो चैलेंज करता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन रिसोर्स होने से तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है? नहीं सर, वो तो और ईजी बनाता है पढ़ाई को। तो ये हमारा सर सही है, सारे ऑप्शंस में से ये तीनों हमारे क्या है सर, ये चैलेंज देते हैं, ये भी चैलेंज देता है, ये भी चैलेंज करता है, और लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर ये भी चैलेंज करता है। तो ये हमारा क्या है, ये हेल्प करता है आपको पढ़ने में, तो ये हमारा ऑप्शन है। तो ये रहा सर हमारा पूरा का पूरा पैसेज। आई होप कि आपको सारी पैसेज को समझ पाए होंगे, है ना। आज थोड़ा स्लो चल रहे थे हम लोग, लास्ट में थोड़ा सा तेज हुए, पहले स्लो चल रहे थे धीरे धीरे, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि आज पहला क्लास था तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया हमने। अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा सा स्पीड को अपने बढ़ाएंगे, है ना। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आप मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।